मेरे होने वाले ससुर ने मेरे सामने दो चीजों में से सिर्फ एक चुनने का सवाल रखा था, 80 लाख युआन या उनकी बेटी। सवाल सुनते ही किसी भी समझदार इंसान का जवाब साफ होता, 80 लाख युआन। आखिर बेटी के लिए इतनी बड़ी रकम कौन ठुकराएगा। लेकिन पिछली जिंदगी में मैं शायद दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ था। मैंने बिना एक सेकंड सोचे उनकी बेटी को चुन लिया और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही एक फैसला मेरी जिंदगी के अगले 10 सालों को बर्बाद करने वाला है। अगले 10 सालों तक मैं लू रुअन के पीछे एक परछाई की तरह भागता रहा। उसकी एक मुस्कान पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? उसकी बेरुखी, उसकी नफरत और हर बार मेरी तरफ उठती हुई वो ठंडी तिरस्कार भरी नजरें। फिर एक दिन जब मैं उसके साथ बाहर खरीदारी करने गया था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी का अंत कर दिया। एक सुनसान अंधेरी गली में किसी ने लू रुअन पर जानलेवा हमला किया और मैं उसके सामने आ गया। वो वार मेरे शरीर पर लगा, मेरी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा। आखिरी सांस लेने से पहले मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम उस पल उसके चेहरे पर मेरे लिए थोड़ी चिंता होगी, लेकिन नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, इतना शांत जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी भी नहीं, बल्कि ऐसा इंसान था जिसका उसकी जिंदगी से कभी कोई लेना देना ही नहीं था। और फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा सब खत्म हो चुका है, लेकिन जब दोबारा आंखें खुली, मैं फिर उसी कमरे में था, उसी समय, उसी जिंदगी में। मुझे दूसरा मौका मिल चुका था और इस बार मैंने खुद से एक वादा किया, मैं वही गलती दोबारा नहीं करूंगा। इस जिंदगी में मैं प्यार के पीछे भागकर खाली हाथ नहीं मरूंगा। इस बार मैं सिर्फ पैसे को चुनूंगा। इसलिए जब मेरे सामने 80 लाख युआन का चेक रखा गया तो मैंने अपना चेहरा बिल्कुल शांत रखा। फिर मैंने हाथ बढ़ाया और चेक उठा लिया। मैंने लू रुअन के पिता की तरफ देखा और एक बड़ी सी मुस्कान दे दी। उस मुस्कान में दिखावा नहीं था, बल्कि दिल से निकली हुई खुशी थी। धन्यवाद चेयरमैन ल्यू। 4 लोगों के लिए बने उस आलिशान प्राइवेट रूम में अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। लू रुअन के पिता ने पहले से मेरे लिए जो भी डांट तैयार कर रखी थी, वो सारी उनके गले में ही अटक गई। उनके चेहरे का सख्त भाव पल भर में गायब हो गया। उसकी जगह सिर्फ हैरानी थी। उन्हें शायद उम्मीद थी कि मैं पैसे लेने से इनकार कर दूंगा, शायद गुस्सा करूंगा, शायद लू रुअन के प्यार की भीख मांगूंगा, लेकिन मैंने तो सीधे चेक उठा लिया था। मेरे सामने बैठा फेंक पिंग भी जम गया। कुछ सेकंड पहले तक उसके होंठों पर जो मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी, वो भी गायब हो चुकी थी। और फिर सबसे हैरान करने वाली प्रतिक्रिया लू रुअन की थी। वो लड़की जिसके चेहरे पर पिछले 3 सालों में मैंने शायद ही कभी कोई भावना देखी थी, उसके चेहरे पर पहली बार एक महीन सी दरार दिखाई दी, जैसे मेरे इस फैसले ने उसके भीतर किसी ऐसी चीज को छू दिया हो जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। मैंने चेक को बहुत सावधानी से मोड़ा, उसे अपनी फीकी पड़ चुकी जीन्स की जेब में रखा, फिर कुर्सी से उठकर लू रुअन के पिता के सामने गहरा झुक गया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए चेयरमैन ल्यू, आज के बाद मैं मिस ल्यू रान को कभी परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर मैंने ल्यू रान की तरफ देखा। मेरी आवाज में न गुस्सा था न शिकायत, बस एक अजीब सी शांति थी। पिछले 3 सालों में मैंने आपको जितना परेशान किया उसके लिए सच में माफ कीजिएगा। मैं कुछ पल रुका, फिर कहा, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आपका आने वाला भविष्य बहुत अच्छा हो। लू रुअन का शरीर अनजाने में हल्का सा कांप गया। शायद पहली बार उसने मुझे सच में गौर से देखा था। उसकी खूबसूरत ऑलमंड शेप्ड आंखों में अब वो बर्फ जैसी ठंडक नहीं थी, वहां कुछ और था, उलझन, हैरानी और शायद ऐसी भावनाएं जिनका नाम वो खुद भी नहीं जानती थीं। वो कुछ कहने के लिए होंठ खोल ही रही थी कि मैं मुड़ गया और बिना पीछे देखे दरवाजे की तरफ चल पड़ा। तभी पीछे से फेंक पिंग की आवाज आई, फैंताई। और मैं सोचता था कि तुम में कम से कम थोड़ी रीढ़ की हड्डी तो है। मैं रुक गया। वो हंसते हुए बोला, लेकिन तुम तो निकले सिर्फ पैसों के सामने आंखें फेरने वाले डरपोक। फिर उसने ताना मारा, 3 साल की भावनाएं सिर्फ 80 लाख में बेच दी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। मेरे कदम वहीं रुक गए। पिछली जिंदगी में यही वही बात थी जिसने मुझे अपना आपा खोने पर मजबूर कर दिया था। मैं फेंक पिंग से भिड़ गया था। बात इतनी बढ़ गई कि मामला जानलेवा लड़ाई तक पहुंच गया और आखिर में लॉ परिवार के सुरक्षा कर्मियों ने मुझे घसीटकर बाहर फेंक दिया था। लेकिन इस जिंदगी में मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि फेंक पिंग पर थोड़ी दया आई। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। सेकंड यंग मास्टर फेंक, शायद आप मजाक कर रहे हैं, मैंने बेहद शांत आवाज में कहा। पहली बात, वो 10 साल नहीं थे, सिर्फ 3 साल थे। फेंक पिंग की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। मैंने आगे कहा, दूसरी बात, ये कोई रिश्ता था ही नहीं। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ये सिर्फ मेरी तरफ से था, एक तरफा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मैंने अपनी जेब में रखा चेक थपथपाया। और तीसरी बात, मैंने कुछ बेचा नहीं है। मैंने सीधे लू रुअन के पिता की तरफ देखा। चेयरमैन लू ने पिछले 3 सालों में मैंने जितनी मेहनत की है उसके बदले मुझे उचित कॉम्पेंसेशन दिया है। मैंने कंधे उचकाए। आखिर किसी के वफादार लैपडॉग की तरह 3 साल तक उसके पीछे घूमना भी समय और ऊर्जा मांगता है।
मेरी आवाज में जरा भी शर्म नहीं थी। 80 लाख न ज्यादा है न कम, मैंने कहा। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही कीमत है। इसके बाद मैंने प्राइवेट रूम का भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। अंदर बैठे चारों लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। होटल से बाहर निकलते ही सामने डूबते सूरज की तेज रोशनी मेरी आंखों में चुभी। मैंने जेब से वो चेक निकाला, उस पर लिखे हुए नंबर को कुछ सेकंड तक देखता रहा। 8 मिलियन युआन, इतना पैसा, इतना असली। उसे देखते ही मेरी आंखों में हल्के आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो दुख के आंसू नहीं थे। मैंने मन ही मन कहा, प्यार जाए भाड़ में, इज्जत जाए भाड़ में, मुझे जिंदगी का दूसरा मौका मिला है और इस बार मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। इस जिंदगी में मुझे सिर्फ पैसा चाहिए। लेकिन मैं तुरंत बैंक जाकर चेक कैश कराने नहीं निकला, क्योंकि मैं जानता था लू रुआन का पिता कोई सीधा साधा इंसान नहीं था। वो एक चालाक और अनुभवी आदमी था। हो सकता है चेक में कोई चाल हो, शायद कोई होल्डिंग पीरियड लगा हो, शायद भुगतान की कोई शर्त हो, या फिर कहीं ये बाउंस चेक ही ना निकले। आखिर कौन जाने, शायद वो मुझे आखिरी बार बेवकूफ बनाना चाहता हो। इसलिए मैंने टैक्सी रोकी और सीधे अपने किराए के कमरे की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद मैं उस जगह पहुंचा जहां मैंने पिछली जिंदगी के 3 सबसे खराब साल गुजारे थे। कमरा सिर्फ 10 वर्ग मीटर से भी छोटा था। अंधेरा, शोर से भरा हुआ, हवा में इंस्टेंट नूडल्स, तेल और सीलन की मिली जुली बदबू थी। और यही वो जगह थी जहां मैं पिछली जिंदगी में सिर्फ इसलिए 3 साल तक दांत भींच कर रहा था क्योंकि ये लू रुआन की यूनिवर्सिटी के पास था। तब मुझे लगता था कि उसके करीब रहना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन अब मैंने कमरे को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। कितना बेवकूफ था मैं। मैंने अपना 5 साल पुराना लैपटॉप निकाला, पावर बटन दबाया। स्क्रीन काफी देर तक अटकी रही, फिर जाकर लैपटॉप चालू हुआ। लेकिन इस बार मेरे पास जल्दबाजी करने की कोई वजह नहीं थी। मैं कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गया और पहली बार अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। आखिर पुनर्जन्म के बाद मेरे पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था? पैसा नहीं, मेरी असली ताकत थी जानकारी। अगले 10 सालों में दुनिया की इकोनॉमी किस तरफ जाने वाली है मुझे पता था। कौन सी कंपनियां आसमान छूने वाली हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज वो अचानक बूम करेंगी, कौन से स्टॉक्स लोगों को करोड़पति बना देंगे और कौन से स्टॉक्स लोगों की पूरी सेविंग्स डुबो देंगे। मुझे सब याद था, एक एक चीज। मैंने स्टॉक ट्रेडिंग ऐप खोला, फिर बिना किसी हेजिटेशन के एक टिकर सिंबल टाइप किया, टेंगफेई टेक्नोलॉजी। मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी तरह याद थी। अभी ये एक छोटी और लगभग अनजान कंपनी थी, लेकिन सिर्फ कल तक, क्योंकि कल इस कंपनी की तरफ से एक ऐसी खबर आने वाली थी जो इसकी पूरी किस्मत बदल देगी। टेंगफेई टेक्नोलॉजी एक कोर चिप टेक्नोलॉजी पैटेंट अनाउंस करने वाली थी और उसके बाद इसका स्टॉक प्राइस सिर्फ 5 युआन से बढ़कर सीधे 200 युआन तक जाने वाला था। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसे आज लगभग कोई नहीं जानता, कल वही कंपनी मेरे लिए पैसे छापने की मशीन बनने वाली थी। मैंने फोन उठाया, लू रुआन का नंबर मिलाया। कुछ ही देर में कॉल कनेक्ट हुई। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। तुम्हारा जो सामान मेरे कमरे में था मैंने सब पैक कर दिया है, मैंने कहा, और उसे दरवाजे के बाहर रख दिया है। जब चाहो किसी को भेज कर ले जाना। दूसरी तरफ से शायद वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। और हाँ, मैं अपना फोन नंबर भी बदल रहा हूँ। मैं कुछ पल रुका, फिर आखिरी बात कही, इसलिए अब तुम्हें मुझसे दोबारा संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। और इससे पहले कि वो जवाब देती मैंने कॉल काट दी। बस इतना ही, न कोई बहस, न कोई शिकायत, न कोई आखिरी मौका। मैंने फोन से सिम कार्ड निकाला, उसे अपनी उंगलियों के बीच रखा और जोर से तोड़ दिया। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े कूड़ेदान में फेंक दिए। मैंने कुर्सी पर वापस बैठते हुए खिड़की से बाहर देखा। पिछली जिंदगी में मैं लू रुआन के पीछे भागता रहा था और बदले में मुझे सिर्फ मौत मिली थी। लेकिन इस जिंदगी में मेरे पास उसका प्यार नहीं था, उसकी जरूरत भी नहीं थी। मेरे पास कुछ और था, अगले 10 सालों का भविष्य। और इस बार मैं अपनी किस्मत खुद लिखने वाला था। मैंने सिम कार्ड के टुकड़े कूड़ेदान में फेंक दिए और उसके बाद पहली बार मेरी दुनिया सच में शांत लग रही थी। अगली सुबह मैं सीधे बैंक पहुंचा। मुझे उम्मीद थी कि शायद चेक में कोई ना कोई पेंच निकलेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे कैश कराने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। और जब मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, मैंने स्क्रीन पर नजर डाली। मेरे बैंक अकाउंट में एक लंबी रकम जुड़ चुकी थी, 8 मिलियन युआन। उस पल जाकर मुझे यकीन हुआ कि शायद मेरी जिंदगी सच में दोबारा शुरू हो चुकी थी। लेकिन मैंने उस पैसे को संभाल कर रखने के बजाय एक और बड़ा फैसला कर लिया। बिना एक सेकंड गंवाए मैंने पूरे 80 लाख अपने ब्रोकरेज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और सारा पैसा टेंगफेई टेक्नोलॉजी के स्टॉक में लगा दिया। अब मेरे पास बस इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं था। स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। पिछली जिंदगी में मैं हमेशा किसी के पीछे भागता रहा था, लेकिन अब मुझे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी। बस चुपचाप इंतजार करना था और सही समय आने देना था। मैं उस पुराने सीलन भरे कमरे में वापस नहीं गया। इसके बजाय मैं सीधे शहर के सबसे महंगे होटल में पहुंचा और एक प्रेसिडेंशियल सूट बुक कर लिया। गर्म पानी के टब में आराम से बैठा,
हाथ में चिल्ड शैंपेन का गिलास लिया और खिड़की के बाहर फैली शहर की चमकती रोशनियों को देखने लगा। सब कुछ इतना शानदार था कि कुछ देर के लिए मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ कि ये सच है। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सपने के अंदर जी रहा हूँ। तभी फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अननोन नंबर। मैंने फोन उठाया। मैसेज लू रुअन का था, फैन तुम कहाँ हो। फिर दूसरा मैसेज आया, क्या तुमने वो सारी चीजें फेंक दी जो मैंने तुम्हें दी थी। मैं कुछ सेकंड स्क्रीन को देखता रहा, फिर बिना कोई जवाब दिए उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। बस इस जिंदगी में मैं दूसरों के पीछे भागने के बजाय खुद को जीना सीखने वाला था। अगले पूरे एक हफ्ते तक मैंने ऐसी जिंदगी जी जिसकी कल्पना भी मैंने पिछली जिंदगी में कभी नहीं की थी। हर सुबह बिना किसी अलार्म के अपनी मर्जी से उठता, फिर होटल के रूफटॉप रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में जाता और आराम से शानदार ब्रेकफास्ट करता। दोपहर में जिम में पसीना बहाता या फिर घंटों स्विमिंग पूल में आराम करता और रात होते ही युंगचोंग की चमचमाती नाइटस्केप देखने निकल जाता। मैंने अपनी पुरानी सस्ती टी शर्ट्स और जीन्स तक फेंक दी, उनकी जगह कई महंगे परफेक्टली टेलर्ड सूट्स खरीदे। और तब मुझे एक बात समझ आई, कपड़े इंसान की पर्सनालिटी बदल देते हैं, लेकिन सिर्फ कपड़े ही नहीं, असल ताकत तो पैसा था। पैसा हो तो दुनिया का रवैया तक बदल जाता है। जहां तक टेंगफाई टेक्नोलॉजी के स्टॉक की बात थी, मैंने उसे चेक करने की भी जहमत नहीं उठाई। मुझे पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था। उसी शाम मैंने कुछ दोस्तों को जुंगचांग के सबसे लग्जरियस प्राइवेट क्लब यंडिंग तांगोंग में ड्रिंक्स के लिए बुलाया। क्लब के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था, बास की आवाज सीने तक महसूस हो रही थी। चारों तरफ लग्जरी, पैसा और दिखावे की चमक थी। पिछली जिंदगी में तो मैं ऐसे क्लब के दरवाजे तक पर खड़ा होने लायक नहीं समझा जाता था, लेकिन आज मैं सबसे एक्सक्लूसिव वीआईपी सेक्शन में बैठा था। मेरे आसपास खूबसूरत मॉडल्स थीं। एक मॉडल मेरे पास झुककर बोली, यंग मास्टर फैन, एक और ग्लास। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, लेकिन जवाब देने से पहले ही मेरी नजर भीड़ के बीच एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ गई। मैं कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। लू रुअन वो यहाँ क्या कर रही थी? उसके साथ फेंक पिंग भी था और उसके आसपास कई ऐसे रिच किड्स थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फेंक पिंग हमेशा की तरह जोर जोर से कुछ बोल रहा था और अपनी अमीरी का रौब झाड़ रहा था, लेकिन लू रुअन वो पूरी भीड़ के बीच भी बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। चेहरा हमेशा की तरह ठंडा, बिल्कुल शांत, जैसे इस शोर शराबे से उसका कोई लेना देना ही ना हो। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। हमारी आंखें मिलीं और उसी पल उसके चेहरे पर एक बेहद हल्का सा बदलाव आया। पहले हैरानी, फिर कंफ्यूजन और उसके बाद एक ऐसी नापसंदगी जिसे छिपाना उसके लिए भी मुश्किल था। लेकिन फेंक पिंग ने भी उसकी नजर का पीछा कर लिया और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर एक बेहद घटिया, मजाक उड़ाने वाली मुस्कान फैल गई। वो भीड़ को चीरता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और जानबूझकर अपनी आवाज इतनी ऊंची रखी कि आसपास बैठे हर इंसान का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। अरे अरे, वो हंसते हुए बोला, ये कौन है? फिर उसने मुझे देखकर कहा, अरे ये तो हमारा मशहूर सिंप फैन है। आसपास के लोग हंसने लगे। फेंक पिंग ने आगे कहा, क्या हुआ अंकल, लॉ के 80 लाख मिल गए? उसने मेरी तरफ देखते हुए ताना मारा, और अब वही पैसे यहाँ उड़ाने आ गए? लगता है जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। उसके पीछे खड़े रिच किड्स भी जोर जोर से हंसने लगे। कोई मुझे स्टॉकर कह रहा था, कोई कह रहा था कि मैंने 80 लाख में खुद को बेच दिया, और कोई मुझे मर्दों के नाम पर कलंक बता रहा था। मेरे पास बैठे दोनों दोस्तों के चेहरे अचानक उतर गए। उन्हें माहौल खराब होता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से एक शायद उठकर वहां से जाने वाला था, लेकिन मैंने चुपचाप अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। इशारा साफ था, बैठे रहो। फिर मैंने अपना विस्की ग्लास उठाया, धीरे धीरे उसे घुमाया, और हैरानी की बात यह थी कि मैंने फेंक पिंग की तरफ देखा तक नहीं। मैंने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा, यंग मास्टर फेंक, काफी समय बाद मुलाकात हो रही है। मेरी आवाज इतनी शांत थी कि फेंक पिंग को शायद लगा ही नहीं कि अब क्या होने वाला है। मैंने हल्का सा घूंट लिया, फिर पूछा, तुम्हारे परिवार का बिजनेस कैसा चल रहा है? फेंक पिंग के चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हुई। मैंने आगे कहा, सुना है फेंक ग्रुप के कुछ ओवरसीज प्रोजेक्ट्स इन दिनों थोड़ी परेशानी में हैं। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। तुम्हारे साउथ ईस्ट एशिया वाले पोर्ट प्रोजेक्ट में लोकल पॉलिसीज बदलने की वजह से दिक्कत आई है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और वो चिप एजेंसी राइट्स जिसे तुम्हारा परिवार हासिल नहीं कर पाया था, उसे जांगी कैपिटल ने ठीक तुम्हारी नाक के नीचे से छीन लिया था। मैंने ग्लास मेज पर रखा। इन दोनों डील्स में तुम्हारे परिवार को कम से कम 500 मिलियन युआन का नुकसान हुआ होगा, है ना? बस इतना सुनना था। फेंक पिंग के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आईं, क्योंकि ये कोई ऐसी खबर नहीं थी जिसे आम लोग जानते हों। ये उसके परिवार की कंपनी के टॉप लेवल इंटरनल सीक्रेट्स थे, ऐसी जानकारी जो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोगों तक सीमित थी। फेंक पिंग ने घबराकर पूछा, तुमने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई है? मैंने अपना ग्लास नीचे रखा और पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरी आवाज अब पहले जैसी शांत नहीं थी, उसमें बर्फ जैसी ठंडक थी। यंग मास्टर फैंग, मैंने कहा, आप खुद को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट समझते हैं। कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा गया। फिर मैंने बेहद ठंडे अंदाज में कहा, आप उस लायक ही नहीं हैं कि मैं आपके पीछे इन्वेस्टिगेशन करवाऊं। फांग पिंग का चेहरा देखते ही आसपास के लोगों की हंसी गायब होने लगी।
मैं धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। उससे लगभग आधा सिर लंबा होने की वजह से अब मैं उसके ऊपर खड़ा था। मैंने नीचे देखते हुए कहा, बेहतर होगा कि दूसरों पर भौंकने के बजाय पहले अपने परिवार का मैस संभाल लो। मैं थोड़ा रुका। हर किसी को काटने वाले पागल कुत्ते की तरह घूमना बंद करो। आसपास का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ मिनट पहले जहां लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब वहां कोई हंस नहीं रहा था। हर कोई समझ चुका था कि मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। फेंक पिंग की हालत ऐसी थी जैसे उसके मुंह से आवाज ही गायब हो गई हो। वो बस मुझे देखता रहा, लेकिन मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मैंने अपना वॉलेट निकाला, उसमें से कैश की एक मोटी गड्डी निकाली और मेज पर रख दी। फिर वहां बैठी मॉडल्स की तरफ देखकर मुस्कुराया। लेडीज, आज रात अच्छी रही, मैंने कहा। बाद में टैक्सी करके आराम से घर चली जाना। इसके बाद मैंने अपने सूट का कॉलर ठीक किया और बिना पीछे देखे वहां से आगे बढ़ गया। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे इस छोटे से कन्फ्रंटेशन के बाद लॉर वन के मन में पहली बार एक ऐसा सवाल पैदा हो चुका था, आखिर ये वही फैन है जो कभी उसके पीछे पागलों की तरह भागता था, या पुनर्जन्म के बाद सामने खड़ा ये इंसान अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस आदमी को कुछ ही समय पहले तक लोग 80 लाख में बिक जाने वाला बेवकूफ समझ रहे थे, अब वही आदमी करोड़ों का मालिक बन चुका था। लेकिन असली खेल अभी शुरू ही हुआ था। फेंक पिंग के पास से गुजरते हुए मेरे कदम हल्के से रुक गए। लॉरुअन मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में इस बार होटल वाले दिन से भी ज्यादा हैरानी थी। शायद वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि मैं इतनी जल्दी इतना बदल कैसे गया। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छिपा था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्लासमेट लू, लोगों को पहचानने की नजर थोड़ी बेहतर करनी चाहिए। बस इतना कहकर मैं मुड़ गया। मेरी पीठ उसके सामने थी और मेरे कदम बिल्कुल नहीं रुके। इस बार मैं उसे पीछे छोड़कर जा रहा था, बिना किसी पछतावे के। क्लब से बाहर निकलने के बाद मैं होटल वापस नहीं गया। मैंने सीधे गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दी, क्योंकि यून शहर मेरे लिए सिर्फ एक जगह नहीं था। इस शहर की हर गली, हर रास्ता मेरी पिछली जिंदगी के दर्द और जुनून की याद दिलाता था। लेकिन अब मेरे पास अपनी जिंदगी दोबारा बनाने का पहला मौका था और मैंने तय कर लिया था, नई जिंदगी नई जगह से शुरू होगी। सुबह होते ही मेरी फ्लाइट ने उड़ान भरी। डेस्टिनेशन था जेंगचोंग। प्लेन में बैठते ही मैंने अपना फोन बंद कर दिया, फिर आरामदायक सीट पर सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। काफी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो प्लेन जेंगचोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर चुका था। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला। हवा में एक अलग ही एहसास था। यह शहर अवसरों से भरा हुआ था और न जाने क्यों हवा की उस पहली सांस के साथ ही मेरे अंदर एक नई ऊर्जा दौड़ गई। मैंने यहाँ तुरंत घर खरीदने की जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय सीधे जेंगचांग रिवर के किनारे बने सबसे हाई एंड सर्विसेड अपार्टमेंट जोंगफन मैंशन पहुंचा। वहां मैंने लॉन्ग टर्म लीज साइन कर दी। कुछ देर बाद मैं अपने नए अपार्टमेंट की 360 डिग्री फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के सामने खड़ा था। सामने रिवरसाइड एवेन्यू की शानदार नाइट व्यू फैली हुई थी। मैंने शहर को देखते हुए मन ही मन कहा, यही है मेरी असली स्टेज। अगली सुबह जैसे ही स्टॉक मार्केट खुला, मेरे ब्रोकर का फोन आ गया। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। मिस्टर फैन, हो गया? मैंने पूछा। क्या? वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, टेंगफे टेक्नोलॉजी ने डेली लिमिट हिट कर दिया। मैंने बस हल्के से कहा। मेरे लिए ये कोई सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है। मैंने उसे सिर्फ एक आदेश दिया, 150 युआन तक पहुंचने से पहले एक भी शेयर मत बेचना। फिर मैंने फोन काट दिया। अब मेरे सामने अगला सवाल था, सिर्फ स्टॉक्स से पैसा कमाकर मैं आखिर कितनी दूर जा सकता था। स्टॉक ट्रेडिंग से जल्दी पैसा जरूर बनाया जा सकता था, लेकिन ये किसी मजबूत एम्पायर की फाउंडेशन नहीं थी। मुझे सिर्फ अमीर नहीं बनना था, मुझे अपना एम्पायर बनाना था। पुनर्जन्म की सबसे बड़ी ताकत मेरे पास थी, भविष्य की जानकारी। मुझे पूरा यकीन था कि आने वाले कुछ सालों में 3 सेक्टर्स सबसे बड़े कैश काउस बनने वाले थे, ऑनलाइन हेल्थ केयर, न्यू एनर्जी व्हीकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर मैं सही समय पर इन इंडस्ट्रीज में एंट्री ले लेता तो सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना संभव था। इसी सोच के साथ मैंने अगले कई दिन लगभग बिना सोए गुजारे। रात भर बैठकर बिजनेस प्लान्स बनाए, मार्केट रिपोर्ट्स पढ़ी, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स तैयार किए और आखिरकार एक ऐसा प्लान तैयार हुआ जिसका मकसद सिर्फ स्टॉक्स खरीदना नहीं था। मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट फर्म बनाना चाहता था जो हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स को ढूंढेगी, उनमें पैसा लगाएगी और उन्हें बड़ी कंपनियों में बदलने में मदद करेगी। लगभग 1 महीने बाद वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। टेंगफाई टेक्नोलॉजी का स्टॉक लगातार ऊपर चढ़ता गया और आखिरकार 150 युआन मेरे ब्रोकरेज अकाउंट में शुरुआती 80 लाख युआन बढ़कर सीधे 300 मिलियन युआन हो चुके थे। यानी मेरे पास अब 30 करोड़ युआन थे। मैंने एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। पूरा इन्वेस्टमेंट कैश आउट कर दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से पैसा तभी सुरक्षित है जब वो आपके हाथ में हो। इसी शुरुआती कैपिटल के साथ जांगकेंग में ऑफिशियली मेरी इन्वेस्टमेंट कंपनी की शुरुआत हुई। नाम था डायनेस्टी कैपिटल। ऑफिस ग्लोबल ट्रेड सेंटर के टॉप फ्लोर पर था, जंक्शन न्यू डिस्ट्रिक्ट में। अब मुझे एक मजबूत टीम की जरूरत थी, इसलिए मैंने मार्केट से कहीं ज्यादा सैलरीज और कमीशंस ऑफर किए। एक एक करके बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स के
टॉप एनालिस्ट्स और ट्रेडर्स को अपनी कंपनी में लाना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मुझे लेकर ज्यादा इंप्रेस्ड नहीं थे। आखिर मैं अभी सिर्फ 20s की शुरुआत में था। उनकी नजर में मैं एक ऐसा यंग गाय था जिसने अभी दुनिया देखी ही कितनी थी। लेकिन फिर मैंने उन्हें 3 सर्किट ब्रेकर्स की प्रेडिक्शन पहले ही दे दी और उसी प्रेडिक्शन के आधार पर मार्केट को शॉर्ट करके हमने सिर्फ एक दिन में $50 मिलियन कमा लिए। उस दिन के बाद मेरी तरफ देखने का हर किसी का नजरिया बदल गया। जो लोग मुझे पहले इनएक्सपीरियंस्ड समझते थे, अब वही लोग मेरी हर बात ध्यान से सुनते थे। मेरी जिंदगी भी धीरे धीरे पूरी तरह बदल गई। हर दिन एंडलेस मीटिंग्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का कभी न खत्म होने वाला ढेर, पार्टनर्स के साथ लगातार डिस्कशंस, नई इन्वेस्टमेंट्स, नई डील्स, नई अपॉर्चुनिटीज। काम इतना बढ़ गया कि धीरे धीरे मैंने यून को भूलना शुरू कर दिया, लो रुअन को भी, और अपनी पिछली जिंदगी के उस शर्मनाक दौर को भी जिसमें मैंने खुद को पूरी तरह खो दिया था। लेकिन फिर एक दिन मेरी सेक्रेटरी ने मेरी डेस्क पर एक सुनहरे अक्षरों वाला इन्विटेशन रखा। मिस्टर फैन, उसने कहा, अगले हफ्ते नांच एग्जीबिशन सेंटर में एक इंटरनेशनल समिट होने वाला है। उसने इन्विटेशन मेरी तरफ बढ़ाया। ऑर्गेनाइजर्स चाहते हैं कि आप इसमें शामिल हों। मैंने इनविटेशन उठाया और कैजुअली उसे देखने लगा, लेकिन जैसे ही मेरी नजर को ऑर्गेनाइजर्स की लिस्ट पर पड़ी, मेरी उंगलियां वहीं रुक गईं। लियो ग्रुप। मैंने मन ही मन सोचा, ये लोग भी किसी भूत की तरह पीछा नहीं छोड़ते। मैंने इनविटेशन नीचे रखते हुए कहा, मेरी तरफ से कैंसिल कर दीजिए। सेक्रेटरी के चेहरे पर परेशानी दिखाई दी। मिस्टर फैन, ये समिट बहुत बड़ा है। दुनिया की लगभग आधी फॉर्च्यून 500 कंपनीज इसमें शामिल होने वाली हैं। वो कुछ पल रुकी, फिर बोली, और ऑर्गेनाइजर की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव खुद यंग मास्टर जाओ हैं, हांगकांग के सबसे अमीर बिलियनियर के बेटे। उन्होंने खास तौर पर आपकी मौजूदगी की रिक्वेस्ट की है। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर आखिरकार सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर चलते हैं। एक हफ्ते बाद मैं तय समय पर नांच की फ्लाइट में बैठ गया, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस समिट में मेरा इंतजार कौन कर रहा था। फ्लाइट लैंड होते ही मैं सीधे एग्जीबिशन सेंटर पहुंचा। जैसे ही मैंने हॉल के अंदर कदम रखा, अचानक सामने से कोई गुस्से में मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया। मैंने ध्यान से देखा, फैंग पिंग। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। वो किसी ऐसे जंगली जानवर की तरह लग रहा था जिसे चारों तरफ से घेर लिया गया हो। वो मेरे पास आया और बिना कुछ सोचे मेरे सूट का कॉलर पकड़ लिया। फैन, उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुमने आखिर किया क्या है? हम दोनों चमकते क्रिस्टल शैंडिलियर्स के नीचे खड़े थे। उसने मेरा कॉलर और कसकर पकड़ लिया, लेकिन इस बार उसके गुस्से के पीछे डर भी साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही मिनट पहले उसे खबर मिली थी कि फेंग ग्रुप का सीपोर्ट प्रोजेक्ट ऑफिशियली इंडिफिनिट सस्पेंशन में डाल दिया गया है। यानी उसके परिवार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फिलहाल पूरी तरह रुक चुका था। मैंने नीचे उसकी कांपती हुई उंगलियों को देखा। सिर्फ आधा महीना पहले यही फेंक पिंग अकड़ में चलता था, सेकंड यंग मास्टर फेंक, हर किसी को नीचा दिखाने वाला। लेकिन अब मेरी नजर में वो सिर्फ एक नाचता हुआ क्लाउन था। मैंने उसके सूट की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, यंग मास्टर फैंग, ये सूट काफी महंगा है। मैं थोड़ा मुस्कुराया, और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आप इसे रिप्लेस करने का खर्च उठा पाएंगे। उसका चेहरा और बिगड़ गया। मैंने उसका रिस्ट पकड़ लिया, हल्का सा जोर लगाया। फेंक पिंग दर्द से चीख पड़ा और तुरंत मेरा कॉलर छोड़ दिया। वो अपना रिस्ट पकड़कर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बिना किसी जल्दबाजी के अपने सूट पर आई सिलवटों को ठीक किया। फिर फेंक पिंग ने गुस्से में पूछा, डायनेस्टी कैपिटल, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से? और तुम्हें मेरे परिवार के ट्रम्प कार्ड के बारे में कैसे पता चला? मैंने उसकी तरफ देखा और जो जवाब मैंने दिया वो उसके लिए किसी तेज चाकू से कम नहीं था। ये सब अंकल लू के दिए हुए 80 लाख की वजह से हुआ। फेंग पिंग अचानक चुप हो गया। मैंने आगे कहा, उसी पैसे से मैंने टेंगफाई टेक्नोलॉजी का मौका पकड़ा और वही इन्वेस्टमेंट बढ़ते बढ़ते आज की डायनेस्टी कैपिटल बन गई। बस एक साधारण सी बात, लेकिन फेंग पिंग के लिए ये जैसे दिल के आर पार निकल गई। वो वहीं जमकर खड़ा रह गया। उसका चेहरा इतना सफेद पड़ गया था जैसे शरीर से पूरा खून निकल गया हो। और तभी भीड़ के बीच से एक लड़की आगे आई। लंबी सफेद ड्रेस, ठंडी लेकिन अब बेचैन आंखें, वो थी लू रुअन। उसके चेहरे पर शॉक और कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहे थे। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। फैन, उसकी आवाज में पहली बार वो ठंडापन नहीं था बल्कि बेचैनी थी। क्या तुम्हें सच में इतना हार्टलेस होना जरूरी है? मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे को देखा। यही वो चेहरा था जिससे मैं पिछली जिंदगी में 3 साल तक बेइंतहा प्यार करता रहा था, जिसकी एक मुस्कान के लिए मैंने खुद को मिटा दिया था। लेकिन आज उसे देखते हुए मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। वो मेरे लिए बस एक और अजनबी थी। मैंने शांत आवाज में कहा, मिस लॉ, बिजनेस की दुनिया एक बैटलफील्ड है। मैंने फेंक पिंग की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ। जब फेंक पिंग बिना किसी वजह के मुझे बार बार मुश्किल में डाल रहा था और मेरी बेइज्जती कर रहा था, तब आपको उसका हार्टलेस होना नजर नहीं आया था। लॉ रुअन के होंठ हल्के से खुले, लेकिन उसके पास तुरंत कोई जवाब नहीं था और उसके चेहरे पर पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि जिस इंसान को उसने हमेशा अपने पीछे भागने वाला समझा था,
वो अब उसके सामने खड़ा होकर उससे कोई उम्मीद नहीं रखता, लेकिन लॉ रुआन अभी कुछ कहती उससे पहले ही वहां मौजूद लोगों के बीच एक और बड़ा सवाल उठ चुका था। अगर फैन सच में उसे भूल चुका है तो क्या लॉ रुआन अब उसे दोबारा अपनी जिंदगी में वापस ला पाएगी? लू रुआन अपना मुंह खोलकर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके पास कहने के लिए एक भी शब्द नहीं था। मैंने भी अब उन लोगों पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। सैकड़ों लोगों की नजरों के सामने मैं सीधा बैंक्वेट हॉल के VIP सीटिंग एरिया की तरफ चला गया। वहां यंग मास्टर जाओ मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसके साथ हल्के से अपना ग्लास टकराया और शायद किस्मत भी यही चाहती थी, क्योंकि हमारी बातचीत शुरू होते ही बात सीधे बिजनेस पर पहुंच गई। कुछ ही देर में हमारी पार्टनरशिप फाइनल हो चुकी थी। डायनेस्टी कैपिटल और जाओ ग्रुप मिलकर एक न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले थे। यंग मास्टर जाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर फैन, तुम सच में कम उम्र में ही बहुत आगे निकल गए हो। एनर्जी सेक्टर को लेकर तुम्हारी नजर वाकई बहुत तेज है। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो बस मार्केट के ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ। ब्रदर जाओ, आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैंने अपना ग्लास उठाया। हमने फिर से चीयर्स किया। डील पक्की हो चुकी थी और मेरे लिए यह सिर्फ एक डील नहीं थी, ये मेरे एम्पायर की अगली सीढ़ी थी। यंग मास्टर जाओ को विदा करने के बाद मैं हॉल से निकलने ही वाला था कि अचानक लाउंज का दरवाजा खुला। मैं रुक गया। दरवाजे पर खड़ी थी लॉ रुआन, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो पुराना घमंड नहीं था। उसकी आंखों में थकान थी और साथ ही एक ऐसी विनती जो मैंने उसकी आंखों में पहले कभी नहीं देखी थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बिजनेस की बात नहीं, बस सामान्य सी बात। मैं वापस सोफा पर बैठ गया, मेरे सामने रखी पानी की बोतल उठाई और एक ग्लास पानी डाला। फिर बिल्कुल सपाट आवाज में कहा, मिस लू, आज दोपहर मेरी एक और मीटिंग है, आपके पास सिर्फ 3 मिनट हैं। लू रुआन कुछ पल मुझे देखती रही, फिर धीमे से बोली, तुमने मुझे पहले कभी मिस लू नहीं कहा था। मैं चुप रहा। वो आगे बोली, वो 80 लाख मेरे पिता सिर्फ तुम्हें टेस्ट करना चाहते थे, वो सच में तुम्हें मुझसे दूर नहीं करना चाहते थे। मैंने उसकी तरफ देखा। सच में? उसकी बात सुनकर मेरे अंदर लगभग हंसी निकल गई। टेस्ट? किसी इंसान के सामने 80 लाख का चेक फेंक देना, फिर चुपचाप खड़े होकर देखना कि उसे सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर निकाल रहे हैं और उसे टेस्ट कहना? मैंने सिर हिलाया। अगर मिस लॉ यहाँ सिर्फ ये नॉनसेंस सुनाने आई हैं तो आप अब जा सकती हैं, मेरे पास समय नहीं है। लॉ रुआन वहीं जम गई। उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए। कुछ सेकंड तक उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं उठा, अपना कोट उठाया और उसके बिल्कुल पास से गुजरते हुए बाहर निकल गया। हमारे कंधे हल्के से टकराए, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। बस चलते चलते कहा, मिस लॉ, आगे से हमारे पुराने रिश्ते या उन इमोशनल बातों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ पल रुका। अब हमारे बीच सिर्फ बिजनेस है। और फिर मैं वहां से निकल गया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में ये बात सिर्फ पर्सनल नहीं रहने वाली थी। अब ये सीधी बिजनेस वॉर बनने वाली थी। जांगचोंग लौटने के सिर्फ तीसरे दिन मेरे पास एक फोन कॉल आया। दूसरी तरफ थे चेयरमैन लू, लेकिन इस बार उनकी आवाज पहले जैसी भारी और ऑथोरिटेटिव नहीं थी। करीब आधे महीने पहले जिस इंसान की आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस था, आज उसी आवाज में साफ एंग्जाइटी और गुस्सा था। फैन, वो लगभग चिल्लाए, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? पहले तुमने फेंक परिवार का प्रोजेक्ट छीन लिया, अब तुम लॉ ग्रुप के रिटेल शेयर्स खरीद रहे हो। मैं उस वक्त अपने टॉप फ्लोर ऑफिस में बैठा जेंगचांग की खूबसूरत रिवर व्यू देख रहा था। मैंने फोन को स्पीकर पर रखा और बेहद शांत आवाज में कहा, चेयरमैन लॉ, बिजनेस के बारे में आपने ही तो मुझे सिखाया था कि बिजनेस में कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स होते हैं। मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, मुझे लू ग्रुप के स्टॉक्स में अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अचानक कांच टूटने की आवाज आई। लग रहा था चेयरमैन लॉ गुस्से में अपना ग्लास तोड़ चुके थे। वो गरजते हुए बोले, तुम ये सब रुयान की वजह से रिवेंज लेने के लिए कर रहे हो? क्या तुम पूरे लॉ परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। आप मिस लॉ को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। उन्होंने शायद सोचा था कि मैं प्यार में बदला लेने निकला हूं, लेकिन वो गलत थे। मैंने साफ कहा, ये रिवेंज नहीं है, मैं बस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस डील कर रहा हूं। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी और उसी वक्त चेयरमैन लू का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने अपना ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाया। लॉ ग्रुप का स्टॉक लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। मैं स्क्रीन को देखते हुए बिल्कुल शांत था, क्योंकि मुझे पता था ये कंपनी बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही खोखली है। सालों से लॉ ग्रुप का बाहरी इमेज बहुत शानदार था, लेकिन असलियत में उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कई जगहों से सड़ चुकी थी। प्रॉब्लम्स हर तरफ थीं और मुझे बस एक हल्का सा धक्का देना था। फिर ये दिखने में विशाल बिजनेस एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला था। कुछ ही देर बाद मेरी सेक्रेटरी ने दरवाजा खटखटाया। मिस्टर फैन, वो अंदर आई। मिस लॉ रुआन नीचे आई हुई हैं। वो आपसे मिलने पर अड़ी हुई हैं। मैंने अपनी कलाई पर पहनी पटेक फिलिपे वॉच को धीरे से साफ किया। मेरे होठों पर हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान थी। मैंने कहा, उसे इंतजार करने दो। सेक्रेटरी ने पूछा, कितनी देर? मैंने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, जब तक जरूरी हो। फिर मैंने कहा,
पहले ये रिपोर्ट खत्म करने दो। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी। आधा महीना पहले मैं लू परिवार के दरवाजे तक नहीं जा सकता था और आज लू परिवार की एल्डेस्ट डॉटर को मेरे ऑफिस के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना पड़ रहा था। कितनी जल्दी हालात बदल गए थे। करीब 2 घंटे बाद आखिरकार लू रुअन को मेरे ऑफिस में आने दिया गया। दरवाजा खुला और उसे देखते ही साफ समझ आ गया कि पिछले कुछ दिनों ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसका चेहरा बेहद थका हुआ था। हमेशा फ्लॉलेस रहने वाला मेकअप भी उसकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स और एग्जॉस्शन को छिपा नहीं पा रहा था। उसके हाथों में डॉक्यूमेंट्स की एक मोटी स्टैक थी। वो धीरे धीरे मेरे सामने आई, फिर उन डॉक्यूमेंट्स को मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, फैन, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अब रुक जाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। अगर लू ग्रुप कोलैप्स हो गया तो वो इसे सह नहीं पाएंगे। मैं अपनी चेयर पर बैठा रहा, फिर घूमकर उसकी तरफ देखा। जिस लड़की को कभी मैंने अपनी जिंदगी की सबसे ऊंची जगह दी थी, आज वही मेरे सामने मदद मांग रही थी। लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं हिला, सिर्फ एक हल्की सी विडंबनापूर्ण हंसी आई। मैंने डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखा। अगर किसी से मदद मांगने आई हो तो कम से कम मदद मांगने का एटीट्यूड तो सही रखो। मैंने डॉक्यूमेंट्स लेने की कोशिश भी नहीं की। और ये पेपर्स, मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लू रुअन ने घबराकर पूछा, फिर तुम्हें क्या चाहिए? अगर लू ग्रुप बच सकता है तो मैं किसी भी कंडीशन को मानने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा। सच में। मैं अपनी चेयर से उठा, धीरे धीरे उसके करीब गया। वो इंस्टिंक्टिवली एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में डर की हल्की झलक दिखाई दी। मैंने उसके हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट्स की तरफ इशारा किया, फिर उन्हें उसके हाथ से ले लिया और सीधे श्रेडर में डाल दिया। डॉक्यूमेंट्स कुछ ही सेकंड में टुकड़ों में बदल गए। लू रुअन का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने शांत लेकिन बेहद कठोर आवाज में कहा, मुझे लू ग्रुप में 51% कंट्रोलिंग स्टेक चाहिए। वो जम गई। मैंने आगे कहा, और चेयरमैन लू को पब्लिकली मुझसे अपॉलॉजी मांगनी होगी। लू रुअन ने तुरंत सिर हिला दिया। इम्पॉसिबल। मेरे पिता कभी भी ये कंडीशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। मैं वापस अपनी चेयर पर बैठ गया। मेरी आंखों की नरमी पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अगर वो अग्री नहीं करते, मैं थोड़ा रुका, तो हमारे बीच बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। मैंने उसकी तरफ सीधे देखते हुए कहा, मिस लॉ, अगर कल मार्केट क्लोज होने से पहले तुम्हारे पिता ने मेरी कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं की तो इसके बाद लॉ परिवार सिर्फ अपनी कंपनी नहीं खोएगा, उसके ऊपर इतना बड़ा डेट होगा कि उससे निकलना भी आसान नहीं होगा। मैंने आखिरी बात बेहद ठंडे स्वर में कही, फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना। लू रुअन धीरे धीरे चेयर पर बैठ गई। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसा डीमन बैठा हो जिसे रोकना उसके बस की बात नहीं। मैंने उसकी तरफ देखे बिना कहा, गेट आउट, मेरे पैसे कमाने का समय खराब मत करो। लू रुअन लड़खड़ाते हुए उठी, फिर धीरे धीरे ऑफिस से बाहर चली गई। और कुछ दिनों बाद मैं अपनी रोल्स रॉयस में बैठा लू ग्रुप की बिल्डिंग को देख रहा था। नीचे कई डेट कलेक्टर्स जमा थे। कंपनी के बाहर अफरा तफरी मची हुई थी और मेरे चेहरे पर जरा भी भाव नहीं था। मैं जानता था कि इस वक्त चेयरमैन लॉ शायद अपने ऑफिस में बैठा होगा, अपने उन पुराने दोस्तों को फोन कर रहा होगा जिन्हें कभी वो अपना सबसे भरोसेमंद भाई समझता था। शायद अब उनसे मदद की भीख मांग रहा होगा। तभी मेरे ब्लूटूथ ईयरपीस में उसकी घबराई हुई आवाज सुनाई दी, ओल्ड ली, जब तुम्हारी कंपनी में कैश फ्लो की प्रॉब्लम आई थी तब मैंने तुम्हारी मदद की थी। अब मुझे सिर्फ लू ग्रुप के वो रिटेल शेयर्स चाहिए जो तुम्हारे पास हैं और तुम मुझे मार्केट प्राइस की बातें सुना रहे हो। उसकी आवाज में बेबसी साफ सुनाई दे रही थी। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी कॉन्शियस बचा है? मैं चुपचाप सुनता रहा। फिर मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई, क्योंकि चेयरमैन लॉ अभी भी एक बात नहीं समझ पाया था। इस बिजनेस वर्ल्ड में एहसान नहीं, सिर्फ फायदे की कीमत होती है। और अब जिस खेल को उसने कभी 80 लाख के चेक से शुरू किया था, उस खेल में अब पूरी लू फैमिली अपनी आखिरी बाजी हारने वाली थी। इस बिजनेस वर्ल्ड में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता। यहाँ सिर्फ एक चीज परमानेंट होती है, फायदा। और मैंने ओल्ड ली को मार्केट प्राइस से 3 गुना ज्यादा ऑफर दिया था, इसलिए उसके पास मेरे ऑफर को ठुकराने की कोई वजह ही नहीं थी। चेयरमैन लॉ अब भी माफी मांगने से इनकार कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आग में थोड़ा और तेल डाल दिया जाए। मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को तुरंत कॉल किया, कुछ ऑर्डर्स दिए, फिर फोन रखा और सेक्रेटरी को इशारा किया, प्लान का फेज 2 शुरू करो। और इसके बाद जो हुआ उसने लू परिवार की बची खुची उम्मीद भी खत्म कर दी। सिर्फ 10 मिनट से भी कम समय बीता था कि फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स की फ्रंट पेजेस एक बड़ी खबर से भर गईं। लू ग्रुप पर फाइनेंशियल फ्रॉड और टैक्स एवेजन के गंभीर आरोप। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये वो गिफ्ट था जिसे मैंने लू परिवार के लिए बहुत सोच समझकर तैयार किया था। दूसरी तरफ चेयरमैन लॉ की आवाज कांप रही थी, इम्पॉसिबल, इन अकाउंट्स के बारे में सिर्फ कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स जानते हैं। पैन, तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स आखिर मिले कहां से? मैंने उनकी घबराई हुई आवाज सुनी, लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी बदलाव नहीं आया। मैंने बेहद धीमी आवाज में कहा, अंकल लॉ, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और फिर लॉ ग्रुप का स्टॉक प्राइस बेकाबू होकर गिरने लगा। कुछ ही समय में कंपनी की मार्केट वैल्यू से 10 बिलियन से ज्यादा गायब हो चुके थे। 1 घंटे के अंदर एक विशाल बिजनेस एम्पायर की नींव हिल चुकी थी। शाम होते होते जांगचोंग में तेज बारिश शुरू हो गई। मूसलाधार बारिश, बड़ी बड़ी बूंदें गाड़ी की खिड़कियों पर लगातार टकरा रही थीं। मैंने ब्लैक अम्ब्रेला उठाया और ग्लोबल ट्रेड सेंटर से बाहर निकला।
तभी मेरी नजर सामने पड़ी। बारिश के बीच एक लड़की खड़ी थी, लू रुआन। उसके हाथ में अम्ब्रेला तक नहीं था। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके कपड़े शरीर से चिपक गए थे, बाल बिखर कर चेहरे पर आ गए थे, और जो लड़की कभी इतनी प्राउड होकर चलती थी, आज उसका सिर झुका हुआ था, कदम लड़खड़ा रहे थे। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ दौड़ी, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स ने उसे कुछ कदम पहले ही रोक दिया। लॉ रुआन की आंखों में घबराहट थी। फैन, उसकी आवाज कांप रही थी, प्लीज मेरे डैड को बचा लो। मैं रुक गया। उन्हें हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में हैं। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो तुमसे पर्सनली माफी मांगना चाहते हैं, प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं बारिश के उस पर्दे के बीच उसे देखता रहा। उसके गालों से पानी बह रहा था। ये बारिश थी या उसके आंसू, ये पहचानना भी मुश्किल था। मैंने शांत आवाज में कहा, अगर सिर्फ माफी मांग लेने से सब ठीक हो जाता तो दुनिया में पुलिस की जरूरत ही क्यों पड़ती। लॉ रुआन चुप हो गई। मैंने आगे कहा, मिस लॉ, घर जाओ, यहाँ ये सिंपथी वाला ड्रामा करने से कुछ नहीं बदलेगा। वो मुझे देखते हुए बोली, तुम पहले ऐसे नहीं थे। उसकी आवाज टूट रही थी। पहले मुझे हल्की सी सर्दी भी हो जाती थी तो तुम आधा दिन परेशान रहते थे, फिर अब इतने कोल्ड हार्टेड कैसे हो गए। मैंने उसकी आंखों में देखा, और इस बार मेरा जवाब बेहद सीधा था, क्योंकि जो फैन तुम्हारे लिए कभी दिल से परेशान होता था, मैं थोड़ा रुका, वो बहुत पहले मर चुका है, उसी अंधेरी गली में। लॉ रुआन का चेहरा जम गया। मैंने कहा, अब मेरी नजर में सिर्फ पैसा है, भावनाओं की कोई जगह नहीं। मैं उसके पास से हट गया और सड़क किनारे खड़ी अपनी रोल्स रॉयस की तरफ बढ़ने लगा। मेरे पीछे से लॉ रुआन की आवाज फिर आई। इस बार वो लगभग चीख रही थी, फैन, अगर तुम लू परिवार को छोड़ दो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं रुका नहीं, लेकिन फिर उसने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मेरे कदम एक पल के लिए जरूर थमे। चाहे मुझे तुमसे शादी ही क्यों ना करनी पड़े। मैं धीरे से पीछे मुड़ा, उसे देखा, फिर ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मिस लॉ, मुझसे शादी। मैंने सिर से पैर तक उसे देखा। आपकी आज की नेटवर्थ देखकर आप मेरी डायनेस्टी कैपिटल में रिसेप्शनिस्ट बनने के लायक भी नहीं हैं। उसके चेहरे पर जैसे सारी उम्मीद एक साथ टूट गई। मैं कार में बैठा, दरवाजा बंद किया, और उसके साथ ही बाहर की बारिश, हवा और लॉ रुआन की चीखती हुई आवाज, सब कुछ मुझसे दूर हो गया। कुछ ही समय बाद लू ग्रुप की शेयर होल्डर मीटिंग तय समय पर शुरू हुई। मैंने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला। कुछ सेकंड पहले तक जो कमरा शोर से भरा था, मेरे अंदर कदम रखते ही पूरी तरह शांत हो गया। सभी शेयर होल्डर्स की नजरें मेरी तरफ उठ गईं। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे चेयरमैन की सीट की तरफ बढ़ा, वही सीट जो कभी चेयरमैन लू की हुआ करती थी, लेकिन अब वो मेरी थी। कुछ शेयर होल्डर्स तुरंत मेरे पास आए। उनके चेहरों पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वो मेरे सबसे पुराने दोस्त हों। बॉस फैन, हमने शेयर्स ट्रांसफर के सारे अग्रीमेंट साइन कर दिए हैं। अब लू ग्रुप पूरी तरह आपके हाथ में है। मैंने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स उठाए, धीरे धीरे पेजेस पलटे, फिर पूरे रूम पर नजर दौड़ाई। ये वही लोग थे जो कुछ दिन पहले तक लू परिवार के सामने झुकते थे, लेकिन अब हवा बदलते ही ये पुराने फॉक्सेस मेरे सामने झुकने लगे थे। मैंने ठंडी आवाज में कहा, आज से ये कंपनी लॉ ग्रुप के नाम से नहीं जानी जाएगी। कमरे में सन्नाटा था। मैंने आगे कहा, आज से इसका नाम होगा डायनेस्टी टेक्नोलॉजी। कुछ शेयर होल्डर्स के चेहरे पर सरप्राइज दिखाई दिया। मैंने बिना रुके अगला आदेश दिया, लू परिवार के सभी रिश्तेदार और फैमिली मेंबर्स 1 घंटे के अंदर कंपनी छोड़ देंगे, अपना पूरा सामान लेकर। मेरी बात खत्म होते ही कमरे के एक कोने से अचानक शोर उठा। दरवाजा धड़ाम से खुला और लू परिवार का एक सदस्य, लू शाओजुन, गुस्से में चिल्लाता हुआ अंदर घुसा। फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? ये कंपनी मेरे परिवार की है। तुम सिर्फ एक लकी छोटा सा लड़का हो। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अगले ही पल मेरे बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े। उन्होंने उसका कॉलर पकड़ा और उसे ऐसे बाहर घसीट कर ले गए जैसे कोई छोटा सा मुर्गा हो। वो रास्ते भर गालियां देता रहा। उसकी आवाज हॉलवे में गूंजती रही, लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे एक भी शेयर होल्डर उसके बचाव में नहीं उठा। मैंने अपना ध्यान दूसरी तरफ किया। रूम के सबसे आखिर में लॉ रुआन चुपचाप बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था, दोनों हाथ आपस में कसकर जुड़े हुए थे। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर शांत आवाज में कहा, मिस लॉ, हमारे पुराने रिश्ते को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हारे लिए एक घर छोड़ा है। उसने धीरे से सिर उठाया। मैंने कहा, अपने पिता को लेकर वहां चली जाना, कम से कम सड़क पर रहने की नौबत नहीं आएगी। मेरी आवाज में दया नहीं थी, बस एक शांत फैसला था। लॉ रुआन ने मुझे कुछ सेकंड तक देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से उठी और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गई। मैं बालकनी पर जाकर खड़ा हो गया। सामने जेंग चोंग की रिवरसाइड नाइट व्यू चमक रही थी। लॉ परिवार का पतन पूरे फाइनेंशियल सर्कल को हिला चुका था, लेकिन मैं जानता था ये मेरी मंजिल नहीं थी। ये तो सिर्फ मेरे बिजनेस एम्पायर की इमारत की एक ईंट थी। तभी यंग मास्टर जाओ मेरे पास आया। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ब्रदर फैन, लू परिवार को हैंडल करने का आपका तरीका सच में क्लीन और डिसाइसिव था। फिर उसने थोड़ी चिंता के साथ कहा, लेकिन जिस चिप मैन्युफैक्चरिंग लैंड पर आपकी नजर है, मुझे नहीं लगता उसे हासिल करना इतना आसान होगा। मैंने उसकी तरफ देखा। ब्रदर जाओ, क्या आपने कुछ सुना है? उसने जवाब देने के बजाय दूर बैंक्वेट टेबल की तरफ इशारा किया। वहां एक महिला बैठी थी। उसकी नजर
तेज तलवार जैसी थी। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक ही मैसेज निकल रहा था, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। यंग मास्टर जाओ ने धीमे से कहा, वो बाय निंग बिंग है, बाय परिवार की हेल्म्समैन, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में उसका परिवार एब्सोल्यूट ओवरलॉर्ड है। मैंने ध्यान से उसकी तरफ देखा। जाओ ने आगे कहा, अगले 10 सालों में बाय परिवार भी इसी चिप प्रोजेक्ट पर नजर रखेगा, और उस महिला का एक निकनेम है। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, रेड हेयर डेमोनेस। उसकी रूथलेसनेस आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर ओपोनेंट बहुत कमजोर हो तो उसके खिलाफ खेल खेलने का मजा ही क्या है। जैसे ही मैंने ये कहा, बाय निंगबिंग ने अचानक मेरी तरफ देखा। शायद उसे मेरी नजर महसूस हो गई थी। उसने अपना ग्लास उठाया और दूर से मेरी तरफ हल्का सा चीयर्स किया। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में दोस्ती नहीं थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था चैलेंज। मेरी नजर कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखों से मिली, और उसी पल मुझे एक बात समझ आ गई। मेरी वजह से फ्यूचर बदल चुका था। मेरी पिछली जिंदगी में बाय परिवार को जांग मार्केट में एंट्री लेने में अभी 3 साल और लगने वाले थे, लेकिन मेरे रीबर्थ ने बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू कर दिया था, और इसी वजह से ये खतरनाक ओपोनेंट समय से पहले मेरे सामने आ चुकी थी। मैंने उसे सिर्फ एक पोलाइट स्माइल दी, फिर मुड़कर वहां से चला गया। लू परिवार की सारी हैंडओवर फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद पता नहीं क्यों मैंने अपनी कार उस जगह की तरफ मोड़ दी जहां मैं कभी रहा करता था। वही पुराना स्लम, वही अंधेरी गलियां, वही सीलन, वही गंदगी, कुछ भी नहीं बदला था। संकरी गली में आज भी सिगरेट स्मोक की तेज बदबू फैली हुई थी। मैंने गाड़ी धीमी की, तभी मेरी नजर गली के आखिर में पड़ी। वहां एक जानी पहचानी लड़की एक भारी कार्डबोर्ड बॉक्स उठाने की कोशिश कर रही थी। मैं कुछ पल उसे देखता रहा, फिर पहचान गया, लॉ रुअन। वो दीवार से टिक कर खड़ी थी। उसके हाथ में सस्ता इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट था। उसका चेहरा थकान से बुझ चुका था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लो परिवार की एल्डेस्ट डॉटर, जिसने जिंदगी में कभी किसी काम के लिए अपनी उंगली तक नहीं उठाई थी, जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स के अलावा कहीं खाना पसंद नहीं करती थी, आज उसी स्लम में खड़ी होकर लैंडलॉर्ड से 100 युआन के किराए को लेकर बहस कर रही थी। उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में दर्द था। फिर उसने धीमे से कहा, ये तुमने सोचा भी नहीं होगा, है ना? मुझे आखिरकार उसी जगह आकर रहना पड़ रहा है जहां तुम पहले रहते थे। वो हल्का सा हंसी, लेकिन उस हंसी में सिर्फ दर्द था। क्या यही तुम्हारा रिवेंज है? मैंने उसकी तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, मैंने कभी रिवेंज के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने बस वही वापस लिया जो मेरा था। मैं कुछ पल रुका, और तुम कैसे रहती हो? इससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। लू रुआन चुप हो गई। फिर अचानक उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब उसने शायद 3 सालों तक अपने दिल में दबा कर रखा था। फैन, अगर उस दिन तुमने वो चेक नहीं लिया होता, अगर उस दिन सब कुछ बदल नहीं गया होता, उसकी आवाज कांपने लगी, तो क्या तुम जिंदगी भर मुझसे प्यार करते रहते? मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। ये वही सवाल था जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मुझे न जाने कितनी रातें सोने नहीं दिया था। कितनी रातें मैं छत को देखते हुए यही सोचता रहा था, अगर उसने मुझे एक मौका दिया होता तो, अगर मैंने उसे छोड़ दिया होता तो, अगर उस दिन सब कुछ अलग होता तो। लेकिन आज मेरे सामने वही सवाल फिर खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि अब उस सवाल का जवाब मेरी पिछली जिंदगी जैसा नहीं था। इस बार मेरे पास पछताने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कोई अगर मुझसे पूछे कि क्या मैं आज भी लू रुअन से प्यार करता हूं, तो मेरा जवाब बिल्कुल साफ है। अब इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी में कोई अगर नहीं होता। मिस लॉ, इंसान हमेशा अतीत में जीता नहीं रह सकता। मैंने अपनी जेब से कुछ कैश निकाला और उसके पास पड़े कार्डबोर्ड बॉक्स पर रख दिया। ये तुम्हारे लिए सिंपैथी नहीं है, बस हमारे बीच बची आखिरी चीज भी खत्म करने के लिए है। इसे आखिरी बार मेरी मदद समझ लेना, इसके बाद मुझे दोबारा मत ढूंढना। मैंने बिना पीछे देखे कदम बढ़ा दिए। गली के आखिर में मेरी लग्जरी कार खड़ी थी। मेरे पीछे से लॉ रुअन की दबे हुए रोने की आवाज लगातार उस संकरी गली में गूंजती रही, लेकिन इस बार मैं नहीं रुका। आसमान में काले बादल जेंग चोंग की पूरी स्काईलाइन पर छाए हुए थे। हवा में अजीब सी घुटन थी, और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसी महिला कदम रखने वाली है जो मेरे पूरे बिजनेस एम्पायर के लिए सबसे खतरनाक ओपोनेंट बनने वाली थी। एक शानदार टी रूम में मेरे सामने बैठी थी बाय निंगबिंग। आज उसने अपना यूजुअल ब्लैक सूट नहीं पहना था। उसकी जगह डार्क पर्पल चोंगसम था, जिससे उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा एलिगेंट और शांत लग रहा था। लेकिन उसकी आंखों में मौजूद अग्रेशन वो बिल्कुल कम नहीं हुआ था। उसने सिर झुकाकर टी सेट से खेलना शुरू किया। चाय के बर्तन में गर्म पानी डाला गया। सफेद भाप धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। बाय निंगबिंग ने शांत आवाज में कहा, बॉस फैन, मैंने सुना है कि जिस चिप मैन्युफैक्चरिंग लैंड पर आपकी नजर है, उसके लिए आपने लू परिवार को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बॉस बाय की इन्फॉर्मेशन वाकई बहुत शार्प है, लेकिन वो सिर्फ एक नॉर्मल बिजनेस डील थी। इसे किसी को कुचलना नहीं कहा जा सकता। मेरी पिछली जिंदगी में बाय निंगबिंग बिजनेस वर्ल्ड में अपनी रूथलेस रेपुटेशन के लिए मशहूर थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी इन्फॉर्मेशन गैप। वो ओपोनेंट से एक कदम आगे की जानकारी हासिल करती।
फिर धीरे धीरे दबाव बढ़ाती और सामने वाले को ऐसी जगह पहुंचा देती जहां बचने का कोई रास्ता न रहे। लेकिन इस बार उसके सामने कोई सामान्य बिजनेसमैन नहीं था, मैं था, एक ऐसा इंसान जिसके पास आने वाले 10 सालों की मेमोरीज थीं। उसकी चालें मेरे सामने कितनी भी शानदार क्यों ना हो, मुझे पता था कि अगला कदम क्या होने वाला है। बाय निंगबिंग ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, वो चिप प्रोजेक्ट बाय परिवार को चाहिए, आप अपनी कीमत बताइए और बिडिंग से पीछे हट जाइए। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, बॉस बाय, क्या आपको लगता है कि मुझे पैसे की कमी है? वो कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। शायद उसे मेरे इस सीधे इनकार की उम्मीद नहीं थी। उसने निश्चित ही मेरी पूरी बैकग्राउंड फाइल खंगाली होगी। उसकी नजर में मैं अब भी वही 20 साल की उम्र का एक साधारण लड़का था जिसने कुछ समय पहले सिर्फ कुछ मिलियन युआन के लिए अपनी डिग्निटी तक बेच दी थी। लेकिन वो एक बात नहीं जानती थी, आज मेरी भूख उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, फैन, बिजनेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग से चलता है। बाय परिवार को नाराज करके डायनास्टी कैपिटल को एक भी फायदा नहीं मिलेगा। मैंने हंसते हुए कहा, बॉस बाय, मेरी एक खराब आदत है, जिस चीज को लोग मुझे करने से रोकते हैं उसे करने की इच्छा मेरी ओर बढ़ जाती है। टी रूम का माहौल अचानक जम गया। ऐसा लगा जैसे कमरे का तापमान कई डिग्री नीचे गिर गया हो। बाय निंगबिंग ने सामने रखी चाय को हाथ तक नहीं लगाया। वो अचानक खड़ी हो गई। उसकी हाई हील्स की आवाज लकड़ी के फ्लोर पर गूंजने लगी। टक टक टक। वो दरवाजे तक पहुंची लेकिन अचानक रुक गई। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और मेरी तरफ देखा। उम्मीद करती हूँ अगले हफ्ते की बिडिंग तक आपकी ये हिम्मत कायम रहेगी। अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैंने अपना टी कप नीचे रखा और खिड़की से बाहर चमकते शहर को देखने लगा। बाय परिवार का इंटरफेरेंस सच में एक प्रॉब्लम था, लेकिन मेरे पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड था जिसके बारे में बाय निंगबिंग अभी कुछ नहीं जानती थी। मेरी मेमोरीज के मुताबिक अगले ही हफ्ते बाय परिवार की एक ओवरसीज मर्जर डील बुरी तरह फेल होने वाली थी और उसके बाद उनकी पूरी कैपिटल चेन भयंकर संकट में फंसने वाली थी। यानी जिस महिला को लग रहा था कि वो मुझे कॉर्नर कर रही है, असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पहले से मेरे हाथ में थी। कुछ समय बाद हॉस्पिटल का कॉरिडोर, चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। हवा में डिसइंफेक्टेंट की तेज गंध फैली हुई थी। मैंने वार्ड का दरवाजा खोला और सामने का दृश्य देखकर एक पल के लिए मैं भी रुक गया। बेड पर चेयरमैन लू पड़े थे। नाक में ऑक्सीजन ट्यूब लगी थी। चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। सिर्फ आधा महीना पहले जिस आदमी के सामने लोग कांपते थे, आज वो इतना कमजोर हो चुका था कि पहचानना मुश्किल था। उसके काले बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। बगल में लो रुअन बैठी थी, सिर झुकाए हुए। वो एक एप्पल छील रही थी, लेकिन उसके हाथों की हरकतें इतनी स्टिफ और ऑकवर्ड थीं जैसे उसमें अब ताकत ही नहीं बची हो। उसने मुझे देखा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने शांत आवाज में कहा। लो, परिवार को तमाशा बनते देखने का मेरे पास इतना खाली समय नहीं है। मैं चेयरमैन लॉ को एक बात बताने आया हूँ। चेयरमैन लॉ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी धुंधली नजर ने मुझे पहचानने की कोशिश की। फिर उन्होंने होंठ हिलाए। आवाज इतनी कमजोर थी कि मुश्किल से सुनाई दी। तुम जीत गए। लू ग्रुप खत्म हो चुका है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने बिना किसी झिझक के कहा। लॉ परिवार की नंच वाली पुरानी फैक्ट्री की प्रॉपर्टी डीड, बदले में मैं आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करूंगा और लॉ रुअन के लिए एक डिसेंट जॉब भी अरेंज कर दूंगा। लॉ रुअन के हाथ से एप्पल नीचे गिर गया। धड़ाम। वो तुरंत मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में ह्यूमिलिएशन था, गुस्सा था, लेकिन सबसे ज्यादा था बेबस होने का दर्द। फैन, क्या तुम्हें सच में लू परिवार की आखिरी बची डिग्निटी भी छीननी है? मैंने उसकी तरफ देखा। डिग्निटी किसी दूसरे इंसान की दया से नहीं मिलती। फिर मैंने चेयरमैन लॉ की तरफ देखा। साइन कर दीजिए। उनके कांपते हाथों ने धीरे धीरे डॉक्यूमेंट उठाया, पेन पकड़ा और अपनी शेखी हैंडराइटिंग में अपना नाम लिख दिया। जैसे ही सिग्नेचर पूरा हुआ, ऐसा लगा मानो उनकी आखिरी ताकत भी खत्म हो गई हो। मैंने डॉक्यूमेंट अपने पास रखा और उठकर बाहर निकलने लगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस पुरानी फैक्ट्री को वो बेकार समझ रहे थे, उसके नीचे फ्यूचर छिपा हुआ था। सरकार की प्लान्ड सबवे लाइन आने वाली थी और आने वाले वर्षों में वही इलाका एक मेजर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बनने वाला था। मेरी पिछली जिंदगी में लू परिवार उसकी असली वैल्यू समझ नहीं पाया था। उन्होंने उसे बहुत सस्ते में फैंग परिवार को बेच दिया था, लेकिन इस जिंदगी में वो प्राइसलेस अपॉर्चुनिटी मेरी होने वाली थी। वार्ड के दरवाजे तक पहुंचकर मैं अचानक रुक गया। मैंने पीछे मुड़े बिना कहा, कल डायनेस्टी कैपिटल के एचआर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना। लॉ रुअन चुप रही। मैंने आगे कहा, तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनोगी। इसे अपना आखिरी मौका समझना। अगले दिन लू रुअन डार्क ग्रे बिजनेस सूट में मेरे ऑफिस के सामने खड़ी थी। उसकी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट थी। दोनों हाथों में एक फोल्डर कसकर पकड़ा हुआ था। मैंने सिर तक नहीं उठाया। मैं लगातार बिडिंग डॉक्यूमेंट्स देखता रहा। असिस्टेंट लू, इस डॉक्यूमेंट की 10 कॉपीज बनाओ और आज दोपहर 3 बजे मेरे साथ बाय निंगबिंग से मिलने चलना। वो कुछ पल चुप रही, फिर खुद को रोक नहीं पाई। बॉस फैन, बाय परिवार का व्यू में बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है। क्या आप सच में उनसे सीधे टकराने वाले हैं? मैंने डॉक्यूमेंट से नजर हटाए बिना कहा, तुम्हें सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। दोपहर की बिडिंग शुरू हुई। हॉल का माहौल बेहद टेंस था। एक तरफ बाय निंगबिंग अपनी पूरी कोर टीम के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ
मैं था और मेरे पीछे सिर्फ लॉरुअन। जैसे ही होस्ट ने बिडिंग शुरू होने की घोषणा की, बाय निंगबिंग ने तुरंत एक ऐसी स्काई हाई प्राइस बोल दी कि पूरा हॉल दंग रह गया। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लू रुआन घबराकर मेरी तरफ झुकी। उसकी आवाज धीमी थी। बॉस फैन, क्या हम ये प्राइस मैच करेंगे? मैंने शांत होकर कहा, नहीं। फिर मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन बॉस बाई को जवाब देने से पहले उनसे कहो कि वो अपनी सेक्रेटरी का फोन उठा लें। लू रुआन मेरी बात समझ नहीं पाई। बाय निंगबिंग ने भी भौहें सिकोड़ लीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर कर क्या रहा हूं। तभी उसकी सेक्रेटरी तेजी से हॉल में दाखिल हुई। वो सीधे बाय निंगबिंग के पास गई और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। बस अगले कुछ सेकंड्स में बाय निंगबिंग का चेहरा बदलने लगा। पहले उसका चेहरा पीला पड़ा, फिर हल्का हरा और आखिर में पूरी तरह सफेद। उसकी आंखों में पहली बार साफ डर दिखाई दिया। वो खुद से ही बुदबुदाई, उसे ये कैसे पता चला? ठीक 10 मिनट पहले यूरोप में बाई परिवार की एक बड़ी मर्जर डील अचानक ऑपरेशनल वायलेशन की वजह से रोक दी गई थी और उसका असर इतना बड़ा था कि बाई परिवार की पूरी कैपिटल चेन संकट में फंस गई थी। लेकिन मेरे लिए ये कोई सरप्राइज नहीं था। मुझे ये सब बहुत पहले से पता था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बॉस बाय, अगर अभी आपके पास इस कीमत को पे करने के लिए पर्याप्त फंड्स नहीं हैं तो शायद आपको इस चिप प्रोजेक्ट की बिडिंग से पीछे हट जाना चाहिए। फिर मैंने अपना बिडिंग पैडल उठाया और बाय परिवार की बोली से थोड़ा कम प्राइस बोल दिया। पूरा हॉल फिर से शोर से भर गया। हर नजर मेरी तरफ थी और बाय निंगबिंग मुझे ऐसी नजरों से घूर रही थी जैसे वो मुझे वहीं खत्म कर देना चाहती हो। बिडिंग खत्म हुई। मैं एलिवेटर से नीचे आया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला मैं अचानक रुक गया। मेरी कार के पास बाय निंगबिंग खड़ी थी। उसका यूजुअल कॉन्फिडेंस गायब था। चेहरा थोड़ा अस्त व्यस्त लग रहा था। उसने सीधे मेरी तरफ देखा। फैन, तुम आखिर हो कौन? तुम अभी मुश्किल से 20 साल के हो। इतनी फोरसाइट और इतनी प्लानिंग तुम्हारे अंदर हो ही नहीं सकती। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि अभी बाय परिवार को यूरोप में अपनी कैपिटल चेन संभालने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। बाय निंगबिंग का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसकी आंखों में शौक और सस्पिशन दोनों थे, क्योंकि ये बाय परिवार का सबसे सीक्रेट क्राइसिस था। इस खबर की एक बूंद भी बाहर नहीं गई थी। फिर भी मैंने उसे ऐसे बताया था जैसे कोई आम बिजनेस रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। मैंने आगे कहा, बाय परिवार की फाउंडेशन बहुत मजबूत है। मैं आपसे जानबूझकर डेथ मैच नहीं चाहता। मैं एक डील ऑफर करना चाहता हूं। बाय निंगबिंग चुपचाप सुनती रही। मैंने कहा, साउथ में बाय परिवार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स पर मुझे फुल कंट्रोल चाहिए। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मैंने अगला वाक्य बोला, और बदले में मैं 5 बिलियन युआन इन्वेस्ट करूंगा आपके यूरोप वाले क्राइसिस को संभालने के लिए। बाय निंगबिंग ने मुझे घूरते हुए कहा, मुसीबत में फंसे इंसान से फायदा उठाना चाहते हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल। लेकिन बॉस बाय, मैं एक कदम आगे बढ़ा। याद रखिए, ये सिर्फ आपकी मजबूरी नहीं है, ये मेरे एम्पायर के विस्तार का सबसे बड़ा मौका भी है। और अब अगली चाल किसकी होगी, मेरी या बाय निंगबिंग की? लेकिन निंगबिंग को शायद अभी तक अंदाजा नहीं था कि जिस भी फैमिली को आज कोई पैसे देकर बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, उसे बचाने वाला सिर्फ एक इंसान था, मैं। निंगबिंग काफी देर तक चुप रही। वह समझदार थी। उसे अच्छी तरह पता था कि इस वक्त उसके सामने 2 रास्ते थे, अपनी अकड़ बचाना या फिर अपने परिवार को बचाना। आखिरकार उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ थे। नफरत भी थी, मजबूरी भी, लेकिन सबसे ज्यादा थी एक ऐसी थकान जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, डील मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं डायनेस्टी कैपिटल में निवेश करना चाहती हूँ। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें सिर्फ मुनाफे का हिस्सा मिलेगा। कंपनी के किसी भी फैसले में तुम्हारी कोई दखल नहीं होगी। इतना कहकर मैंने कार का दरवाजा खोला और लू रुयन को अंदर बैठने का इशारा किया। रात के समय जोंगचोंग का नदी किनारा किसी सपने जैसा खूबसूरत लग रहा था। थोड़ी देर बाद मैं और लू रुयन आमने सामने बैठे थे। आज उसने सच में बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि उसने खुद ओवरटाइम करने की बात कही और बी फैमिली की लैब से जुड़े सारे दस्तावेज छांटने में मेरी मदद की। अब वह पहले वाली लू रुयन नहीं रही थी। वह धीरे धीरे एक काबिल असिस्टेंट बनती जा रही थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बॉस फैन, थैंक यू। मैंने उसकी तरफ देखा। किस बात के लिए? मेरे पापा के इलाज का खर्च उठाने के लिए और मुझे यह सब देखने का मौका देने के लिए। मैं हल्का सा मुस्कुराया। इसकी जरूरत नहीं, इसे तुम्हारी मेहनत की कीमत समझो। फिर मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, लुरुआन, एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कमजोरी सबसे बड़ा गुनाह है। वह कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप नदी के उस पार चमकती रात की रोशनी को देखती रही। और उसी वक्त मुझे एहसास हुआ, बी फैमिली की एआई लैब्स हासिल करने के साथ ही डायनेस्टी कैपिटल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अपना पहला कदम नहीं बल्कि अपना पूरा रास्ता सुरक्षित कर लिया था। अगले 5 साल में एआई इंडस्ट्री जिस रफ्तार से बढ़ने वाली थी, उसका सबसे बड़ा फायदा अब मेरे हाथ में था। मैंने रेड वाइन की एक बोतल मंगवाई और जोंग छैनक के दूसरी तरफ
चमकती रोशनियों को देखते हुए पूछा, क्या तुम भविष्य में भी लू फैमिली को निशाना बनाते रहोगे? लू रियोयान ने मेरी तरफ देखा। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, लू फैमिली अब मेरे समय के लायक भी नहीं है। फिर मेरी नजर खिड़की के बाहर टिक गई। मेरा लक्ष्य अब सितारों से भरा वो विशाल आसमान है। मेरी बात सुनकर लू रुयान की आंखों में अचानक एक ऐसा भाव उभरा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं उठ खड़ा हुआ, अपने सूट की जैकेट ठीक की और दृढ़ आवाज में कहा, अब असली खेल शुरू होगा। कुछ ही समय बाद डायनेस्टी कैपिटल की एआई लैब में सैकड़ों सर्वर लगातार धीमी आवाज में चल रहे थे। स्क्रीन पर डेटा की धाराएं तेजी से दौड़ रही थीं और जिस जगह कभी भी फैमिली का लोगो हुआ करता था वहां अब डायनेस्टी कैपिटल का लोगो चमक रहा था। मैं स्क्रीन पर चल रही उन ठंडी सी दिखने वाली कोड की लाइनों को देख रहा था, लेकिन मैं जानता था ये सिर्फ कोट नहीं थे, ये अगले 10 साल की सबसे बड़ी सोने की खान थी। तभी लू रुआन रिपोर्ट्स का ढेर लेकर मेरे पास आई। उसकी चाल ढाल अब पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित और आत्मविश्वासी हो चुकी थी। बॉस फैन चीफ साइंटिस्ट प्रोफेसर डोंग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों? उन्हें ट्रेडिशनल टीम्स की फंडिंग में आपकी भारी कटौती से बहुत नाराजगी है। मैंने बिना सोचे कहा, उन्हें अंदर भेजो। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा जोर से खुला। सफेद बालों वाला एक बुजुर्ग आदमी गुस्से में अंदर घुस आया। चेहरा गुस्से से लाल था। फैंटेक्सी, क्या तुम्हें साइंटिफिक रिसर्च की जरा भी समझ है? उसने गुस्से में कहा। सारी फंडिंग न्यूरल नेटवर्क्स में डालना एक डेड एंड है। मैं शांत रहा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्रोफेसर डोंग, यहाँ कोई डेड एंड नहीं है। मैं धीरे धीरे व्हाइट बोर्ड के पास गया, मार्कर उठाया। यहाँ सिर्फ ऊपर पहुंचने के शॉर्टकट हैं। और फिर मैंने व्हाइट बोर्ड पर कुछ कोर फॉर्मूलास लिख दिए, सिर्फ कुछ लाइनें। लेकिन उन कुछ लाइनों को देखते ही प्रोफेसर डोंग का चेहरा बदल गया, क्योंकि ये कोई साधारण एल्गोरिदम नहीं था। ये डीप लर्निंग का ऐसा एडवांस्ड एल्गोरिदम था जो मेरी पिछली जिंदगी में भी आज से पूरे 3 साल बाद दुनिया के सामने आया था। मतलब आज की टेक्नोलॉजी के मुकाबले ये एल्गोरिदम कई साल आगे था। प्रोफेसर डोंग का गुस्से से लाल चेहरा अचानक बिल्कुल जम गया। वह व्हाइट बोर्ड को घूरता रह गया। उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसकी खुरदरी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं। ये कैसे संभव है? वह बुदबुदाया। इसकी लॉजिकल स्ट्रक्चर, तुमने इसे कैसे बनाया? मैंने उसकी तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। मैंने मार्कर नीचे रखा। मेरी बात के मुताबिक काम करो। फिर मैंने सीधा आदेश दिया, मुझे 3 महीने के अंदर इसका प्रोटोटाइप चाहिए। प्रोफेसर डोंग ने मुझे ऐसे देखा जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई राक्षस खड़ा हो। काफी देर तक वह कुछ नहीं बोला। फिर उसने चुपचाप उस फॉर्मूला वाली शीट उठाई और बिना कुछ कहे तेजी से बाहर निकल गया। एआई सेक्टर में अपनी जगह पूरी तरह मजबूत करने के बाद मैंने तुरंत अपना अगला निशाना तय कर लिया, न्यू एनर्जी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। मेरी पिछली जिंदगी में यही इंडस्ट्री आने वाले वर्षों में कई ट्रिलियन डॉलर बिजनेस लीजेंड्स पैदा करने वाली थी और इस पूरे खेल में सबसे जरूरी रिसोर्स था लिथियम। इसलिए आज मैं यहाँ किसी छोटी मोटी डील के लिए नहीं आया था। मेरा लक्ष्य था नॉर्थ वेस्ट लिथियम माइन का सबसे जरूरी माइनिंग लाइसेंस हासिल करना। हॉल में देश विदेश के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स मौजूद थे और उन्हीं के बीच निंगबिंग भी खड़ी थी। अब वह फिर से अपने पुराने शार्प और एलीट अंदाज में लौट चुकी थी। वह कुछ फॉरेन बिजनेसमैन से आराम से बातचीत कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी वह सीधे मेरी तरफ आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस फैन, आपने अभी एआई को भी पूरी तरह समझा नहीं है और अब न्यू एनर्जी बैटरीज में भी घुसने की तैयारी कर रहे हैं। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, आपकी भूख कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई? फिर उसने ताना मारते हुए कहा, ध्यान रखना कहीं इतना बड़ा निवाला गले में अटक न जाए। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, बॉस बाय। कोशिश किए बिना कोई कैसे जान सकता है कि वह कितना बड़ा खेल खेल सकता है। फिर मैं थोड़ा करीब गया। वैसे बाय फैमिली ने यूरोप वाला छेद भर लिया। मेरी बात सुनते ही निंगबिंग का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने वाइन का एक घूंट लिया। तभी पूरे हॉल में एक घोषणा गूंजी। मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ। सभी की नजरें मंच की तरफ उठ गईं। नॉर्थ वेस्ट लिथियम माइन के प्रायोरिटी माइनिंग राइट्स जीतने वाली कंपनी है। एक पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। डायनेस्टी कैपिटल। बस इतना सुनते ही पूरे हॉल में जैसे विस्फोट हो गया। हर तरफ हैरानी की आवाजें गूंज उठीं। सैकड़ों आंखें एक साथ मेरी तरफ मुड़ गईं, जैसे हर स्पॉटलाइट सिर्फ मुझ पर पड़ रही हो। निंगबिंग के हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास हल्का सा कांप गया। कुछ बूंदें लाल वाइन की नीचे गिर गईं। वह मुझे अविश्वास से घूर रही थी, क्योंकि उसने मुझे रोकने के लिए इंडस्ट्री के 3 बड़े जायंट्स के साथ मिलकर एक ऐसा जाल बिछाया था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उसे क्या पता था, मैं उस जाल में फंसा ही नहीं था। मैं तो पहले ही सबको पीछे छोड़ चुका था। मैंने सीधे लोकल गवर्नमेंट के साथ इंडस्ट्रियल सपोर्ट एग्रीमेंट साइन कर लिया था। निंगबिंग के चेहरे पर पहली बार असली हैरानी दिखाई दी। उसने पूछा, तुम नॉर्थ वेस्ट कब गए? उसकी आवाज में अविश्वास साफ था।
मेरे लोगों ने हर दिन तुम्हारी स्केड्यूल ट्रैक की थी। उन्होंने तुम्हें एक बार भी नॉर्थ वेस्ट जाते नहीं देखा। मैं मुस्कुराया। बॉस बाय, सिर्फ मेरी कार पर नजर रखने से क्या फायदा? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी कार पर नहीं, मेरे दिमाग पर नजर रखनी चाहिए थी। इतना कहकर मैंने लू रुयान को अपने साथ लिया और सीधे आगे बढ़ गया। अब लिथियम माइनिंग राइट्स भी मेरे हाथ में थे और इसका मतलब साफ था, न्यू एनर्जी का अगला बड़ा खेल भी अब मेरे कब्जे में आने वाला था। अपना काम फिलहाल रोककर मैं यांचिंग वापस लौट आया, क्योंकि अब एक आखिरी काम बाकी था। लू फैमिली का पुराना मैंशन काफी समय से सील पड़ा था। मुख्य दरवाजे पर सीलिंग टेप चिपकी हुई थी। लू जेनू पर इकोनॉमिक क्राइम्स का शक था और उसके देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई थी। अब वह ओल्ड मैंशन के एनेक्स में रहने को मजबूर था। मैंने दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही तेज सीलन की गंध ने मेरा स्वागत किया। सामने लू जेनो व्हील चेयर पर बैठा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वह खिड़की से बाहर खाली नजरों से देख रहा था। दरवाजे की आवाज सुनकर उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखों में एक पल के लिए पुरानी नफरत चमकी। फिर सब कुछ दोबारा शांत हो गया। उसने कड़वी आवाज में पूछा, तुम यहाँ आए हो? फिर हल्की हंसी के साथ बोला, ये देखने कि मैं मर गया या नहीं। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस कमरे के कोने की तरफ इशारा किया। वहां एक पुराना जंग लगा आयरन बॉक्स पड़ा था। मैं बस वो पुरानी चीजें वापस लेने आया हूँ जो मैंने कभी रुयन को दी थीं। उस आयरन बॉक्स के अंदर मेरी पिछली जिंदगी की सारी छोटी छोटी यादें बंद थीं। वो गिफ्ट्स जिन्हें खरीदने के लिए मैंने 3 साल तक पैसे जोड़ जोड़ कर बचत की थी। एक एक चीज मेरी उस पुरानी जिंदगी के प्यार की गवाही थी। दरवाजे के बाहर खड़ी लू रुयन की नजर जैसे ही उस आयरन बॉक्स पर पड़ी, उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, पेन टैक्सी, मैंने वो चीजें हमेशा संभाल कर रखी थीं। मैंने उन्हें कभी फेंका नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन अब उन्हें संभाल कर रखने का कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने लू जंगा की तरफ देखा। चेयरमैन लू, बैंक का जितना पैसा आप पर बकाया था मैंने सब चुका दिया है। मेरी बात सुनते ही लुजंगा ने झटके से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई दी, लेकिन मैंने अगली बात कहकर उस उम्मीद को भी खत्म कर दिया। अब से आपका और लू ग्रुप का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। मैंने लू रुयन की तरफ देखा। रुयन जोंग चोंग में काम करेगी। मैं उसे हर महीने पूरी सैलरी दूंगा। इसके बाद मैंने बिना कुछ कहे वह भारी आयरन बॉक्स उठाया, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सीधे कोर्टयार्ड से बाहर निकल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गली के आखिरी छोर तक पहुंचकर मैंने उस आयरन बॉक्स को उठाया और सड़क किनारे पड़े ट्रैश कैन में सीधा फेंक दिया। उसी वक्त सामने से एक गार्बेज ट्रक आती दिखाई दी। कुछ ही सेकंड में उस ट्रक ने कूड़ेदान को खाली किया और वह आयरन बॉक्स भी मेरी आंखों से हमेशा के लिए दूर चला गया। उस पल मेरे अंदर बंधी कोई अदृश्य जंजीर अचानक टूट गई। ऐसा लगा जैसे मेरी पिछली जिंदगी का आखिरी बंधन भी खत्म हो चुका था। अब पीछे देखने की कोई वजह नहीं थी। रात के ठीक 3 बजे थे। जेंगचांग का आसमान बिल्कुल शांत था। पूरा शहर जैसे गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन मैं अब भी अपने ऑफिस में बैठा था। मेरे सामने कुछ ऐसी आर्टिकल्स फैली हुई थीं जिन्हें बेहद जल्दी में इंटरसेप्ट किया गया था। उन आर्टिकल्स को देखते ही मेरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उनमें जो लिखा था वह सिर्फ डायनेस्टी कैपिटल के खिलाफ एक सामान्य हमला नहीं था। इसके पीछे कोई ऐसा इंसान था जो मुझे खत्म करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। और सबसे बड़ा सवाल था, आखिर वो इंसान था कौन? फेंग पिंग जेल में था, लेकिन फेंग फैमिली ने हार मानने से इनकार कर दिया था। उन्हें पता था कि डायनेस्टी कैपिटल को सीधे बिजनेस में हराना लगभग नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता चुना, मीडिया। फैंग फैमिली ने डायनेस्टी कैपिटल की तेजी से बढ़ती ताकत से जलने वाले कुछ मीडिया आउटलेट्स के साथ हाथ मिला लिया। फिर मेरे खिलाफ अफवाहें फैलनी शुरू हो गईं। कहा जाने लगा कि डायनेस्टी कैपिटल की फंडिंग के पीछे कुछ काला खेल है। यहाँ तक कि कुछ लोग मुझे इलीगल फंड रेजिंग का आरोपी बताने लगे। तभी दरवाजा खुला। लू रुयन अंदर आई। उसके चेहरे पर साफ थकान थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी प्रोफेशनल इमेज को बनाए रखा। बॉस फैन, लीगल डिपार्टमेंट ने सीज एंड डिजिस्ट नोटिस भेज दिए हैं, लेकिन पब्लिक ओपिनियन अभी भी बढ़ रही है। कुछ लोग तो ये तक फैला रहे हैं कि आपने इलीगल तरीके से पैसा जुटाया है। मैंने कॉफी का एक घूंट लिया और खिड़की के बाहर सुनसान सड़क को देखने लगा। मेरी आंखों में अचानक ठंडी चमक उभरी। ये तो बहुत मामूली तरीका है, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। फिर मैंने सीधा आदेश दिया, हमारी सारी टैक्स रिसीट्स, सर्टिफिकेट्स और ऑडिट रिपोर्ट्स निकालो और उन्हें गवर्नमेंट एजेंसीज के सामने जमा कर दो। हर चीज पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मैं कुछ पल रुका। और मिस्टर जू से भी कांटेक्ट करो, उनसे कहो कि कल के लिए जॉइंट स्टेटमेंट तैयार रखें। लुरवान ने तुरंत सिर हिलाया। यस बॉस, मैं अभी करती हूँ। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर अचानक रुक गई। कुछ पल बाद उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। पेंटैक्सी, उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा नरम थी। आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। आपने 2 दिनों से ठीक से नींद नहीं ली है। मैंने अपनी नजरें डॉक्यूमेंट से हटाई। काम खत्म करो, फिर जाकर आराम करना। फिर मैंने शांत आवाज में कहा, कल सुबह मार्केट खुलते ही मेरी आंखों में ठंडापन और गहरा हो गया। इन अफवाहें फैलाने वालों के पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और फिर अगली सुबह मेरा जवाब सबके सामने था।
पब्लिक ओपिनियन का तूफान कुछ ही समय में शांत पड़ने लगा। जिन मीडिया आउटलेट्स ने मेरे खिलाफ झूठी खबरें फैलाई थीं, उनके खिलाफ डिफेमेशन के मामले सामने आने लगे। एक एक करके कई मीडिया हाउस बंद होने लगे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी थी। डायनेस्टी कैपिटल की मार्केट वैल्यू गिरने के बजाय वह और तेजी से ऊपर चली गई, और इसकी सबसे बड़ी वजह थे मिस्टर जू। उन्होंने खुले तौर पर डायनेस्टी कैपिटल के समर्थन में बयान दे दिया था। नतीजा, मार्केट वैल्यू सीधे 30% और बढ़ गई। मैं फिर से बैल्कनी में खड़ा था। पीछे जोंग चोंग की चमकती रात थी। तभी ऊंची हील्स की आवाज सुनाई दी। निंगबिंग मेरी तरफ आती दिखाई दी। उसके हाथ में एक नया कोऑपरेशन एग्रीमेंट था और होठों पर हल्की मुस्कान। वह मेरे पास आकर बोली, फैंटेक्सी, तुम बिल्कुल भी 20 साल की उम्र के लड़के जैसे नहीं लगते। मैंने उसकी तरफ देखा। वह आगे बोली, कभी कभी मुझे लगता है कि इस जवान शरीर के अंदर कोई ऐसा बूढ़ा राक्षस बैठा है जिसने न जाने कितने तूफान देखे हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बॉस बाय, आप मेरी तारीफ कर रही हैं या मेरा मजाक उड़ा रही हैं? मैंने एग्रीमेंट लिया और उसके कुछ पेजेस पलटने लगा। तभी निंगबिंग ने गंभीर आवाज में कहा, बाय फैमिली की सदर्न लैब्स पूरी तरह डायनेस्टी टेक्नोलॉजी में मर्ज हो चुकी हैं और हमारी फर्स्ट जनरेशन AI चिप्स अब मास प्रोडक्शन में जाने वाली हैं। मैंने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। वह बोली, इसका मतलब है कि डायनेस्टी कैपिटल अब सिर्फ एक स्पेक्यूलेटर नहीं रहेगा। अब तुम सच में एक टेक्नोलॉजी टाइटन बनने वाले हो। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन BU में किसी की नजर तुम पर पड़ चुकी है। मैं चुप रहा। बाय फैमिली अभी तुम्हारी रक्षा कर सकती है, लेकिन हमेशा नहीं, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हें एग्जिट स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए। मैंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मुझे एग्जिट स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा आगे बढ़ता हूं। फिर मैंने दूर चमकती सिटी लाइट्स की तरफ देखा। मेरे लिए हर अगला कदम सर्वाइवल का रास्ता है। उसी वक्त लुरुयान एक जैकेट लेकर आई। उसने बिना कुछ कहे जैकेट मेरे कंधों पर रख दी। अब वह पूरी तरह अपनी नई भूमिका की आदी हो चुकी थी, शांत, सलीकेदार और मेरे हर आदेश को बिना सवाल किए पूरा करने वाली। मैं दूर की रोशनियों को देखता रहा, क्योंकि मैं जानता था जो कुछ भी मैंने हासिल किया था वह सिर्फ शुरुआत थी। BU, मेरी पिछली जिंदगी में तो मुझे वहां कदम रखने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन इस जिंदगी में मैं चाहता था कि वहां मौजूद हर ताकतवर इंसान के दिमाग में एक नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाए, फैंटेक्सी। मैं मुड़ा और सीधे ऑफिस के अंदर चला गया। मेरे पीछे निंगबिंग और लुरुयान थीं, एक मेरे बाईं तरफ और दूसरी दाईं तरफ। अब हम एक ऐसे शहर की तरफ बढ़ रहे थे जहां असली ताकत का खेल शुरू होने वाला था। 10,000 मीटर की ऊंचाई पर बादलों को चीरता हुआ हमारा प्लेन तेजी से BU की तरफ बढ़ रहा था। मैं आरामदायक लेदर सीट पर पीछे झुका हुआ था और बिंग द्वारा दी गई BU की पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैप को ध्यान से देख रहा था। मेरे बगल वाली सीट पर लुरुयान बैठी थी। वह लैंडिंग के बाद की पूरी इटिनरी को एक एक बार दोबारा चेक कर रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, बॉस फैन, एयरपोर्ट पिकअप की व्यवस्था हो चुकी है, लेकिन BU के बाय फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर ने खास संदेश भेजा है। मैंने उसकी तरफ देखा। क्या संदेश? वह चाहता है कि आप आज रात की चैरिटी बैंक्वेट में समय पर जरूर पहुंचे। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई। बाय फैमिली, यही वह फैमिली थी जो BU के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के आधे हिस्से पर अपना नियंत्रण होने का दावा करती थी। लेकिन मैं एक ऐसी बात जानता था जो इस समय किसी और को नहीं पता थी। मेरी पिछली जिंदगी में सिर्फ 2 साल बाद बाय फैमिली की कैपिटल चेन टूटने वाली थी और उसके बाद उनका पूरा एम्पायर बिखर जाने वाला था। लेकिन अभी वे BU के सबसे ताकतवर टाइटन्स में से एक थे और इस समय उनका यंग मास्टर मुझे चैरिटी बैंक्वेट में बुला रहा था। यह सिर्फ एक इन्विटेशन नहीं था, यह साफ साफ एक शो ऑफ फोर्स था। BU के बाहर से आए एक आदमी को उसकी जगह दिखाने की कोशिश। लुरुयान थोड़ी चिंतित होकर बोली, मिस बाई ने हमें चेतावनी दी थी कि बाई फैमिली के तरीके बहुत बेरहम हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। क्या हमें बैंक्वेट में जाने से मना कर देना चाहिए? मैं हल्का सा हंसा। मना क्यों करें? मैंने मैप बंद कर दिया। उन्होंने मंच पहले ही सजा दिया है। फिर मेरी आंखों में एक अजीब चमक आई। अगर मैं मंच पर जाऊंगा ही नहीं तो ये तमाशा चलेगा कैसे? कुछ घंटों बाद प्लेन आराम से BU इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर गया। जैसे ही मैं बाहर आया, सूखी और ठंडी हवा सीधे मेरे चेहरे से टकराई। मैंने अपनी सूट कॉलर ठीक की और बाहर खड़ी ब्लैक हॉन्की की तरफ बढ़ गया। कार धीरे धीरे सिटी सेंटर की तरफ चल पड़ी। खिड़की के बाहर लाल दीवारें और हरी छतों वाली पुरानी इमारतें पीछे छूटती जा रही थीं। लेकिन मेरे अंदर अजीब तरह की शांति थी, जैसे मुझे पहले से पता हो कि आज रात क्या होने वाला है। कुछ देर बाद हम चैरिटी क्लब के सामने पहुंचे। वहां दर्जनों लग्जरी सुपरकार्स खड़ी थीं। एक एलिगेंट छिपाव पहने वेट्रेस ने मेरा स्वागत किया और मुझे अंदर ले गई। लेकिन जैसे ही मैंने हॉल में कदम रखा, चारों तरफ की बातचीत अचानक बंद हो गई। पूरा हॉल एक पल में शांत हो गया। सैकड़ों निगाहें एक साथ मेरी तरफ उठीं। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई अजनबी नहीं बल्कि किसी बड़े खेल में नया खिलाड़ी हूं। भीड़ के ठीक बीच में बाय फैमिली का एल्डेस्ट यंग मास्टर बेतुआन खड़ा था। वह आराम से वाइन ग्लास घुमा रहा था। उसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। फिर उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, वेल, ये कौन है? अरे ये तो फैंटेक्सी है, जोंग चोंग में इतना हंगामा मचाने वाला आदमी। भीड़ में हंसी गूंज उठी।
बेतुआन ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, बॉस फैन देखने में तो बिल्कुल आम आदमी लगते हैं, 3 सिर और 6 हाथ भी नहीं है। सब फिर हंस पड़े, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। मैं सीधे पास रखे सोफा तक गया, आराम से बैठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, यंग मास्टर बाय, अगर मेरे 3 सिर और 6 हाथ होते तो शायद मैं इंसान नहीं, कोई मॉन्स्टर होता। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तो बस एक साधारण आदमी हूँ जिसे पैसा कमाना पसंद है। बेतुआन की मुस्कान और गहरी हो गई। पैसा कमाना? वह मेरे करीब आया। बिजनेस में पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सुना है तुम्हारी नजर इलेक्ट्रॉनिक चिप इंडस्ट्री पर है, मेरी सलाह मानो, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। उसकी आवाज अचानक ठंडी हो गई, वरना यहां से जाते वक्त अपनी अंडरवियर तक गंवा बैठोगे। इतना कहते ही उसने अपने हाथ का वाइन ग्लास उठाया और मेरे सामने रखी टेबल पर जोर से पटक दिया। कांच की आवाज पूरे हॉल में गूंजी, वाइन उछलकर टेबल पर फैली और उसकी कुछ बूंदें मेरी पैंट पर भी जा गिरी। पूरा हॉल चुप हो गया। सब मेरी रिएक्शन देखना चाहते थे, लेकिन मैंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। मैंने धीरे से हैंडकरचीफ निकाला और अपनी पैंट पर गिरी वाइन को साफ किया। फिर मैंने सिर उठाया। मेरी नजर सीधे बेतुआन की आंखों से मिली। इस बार मेरी आवाज बेहद शांत थी, लेकिन हर शब्द साफ सुनाई दिया। यंग मास्टर बाय, मेरी अंडरवेयर की चिंता करने के बजाय आपको साउथ ईस्ट एशिया में अटके बाय फैमिली के उस रॉ मटेरियल शिपमेंट की चिंता करनी चाहिए। मेरी बात सुनते ही बेतुआन के चेहरे का रंग बदल गया। पहले उसका चेहरा पीला पड़ा, फिर राख जैसा और आखिर में पूरी तरह सफेद, क्योंकि वह शिपमेंट कोई छोटी बात नहीं थी। वह बाय फैमिली के इस साल के पूरे बिजनेस की लाइफलाइन थी। और सबसे बड़ी बात, उस मामले को बाय फैमिली ने बेहद गुप्त रखा था। उन्होंने अपनी सारी कनेक्शंस लगाकर उसे दबा रखा था। बाहर की दुनिया को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर मैंने उसे इतनी आसानी से कैसे बता दिया? बेतुआन मुझे घूरता रह गया। उसकी आंखों में पहली बार घमंड नहीं, डर था। हॉल में मौजूद लोगों को भी समझ आ गया कि मामला कुछ बड़ा है। मैं धीरे से उठा, अपनी सूट जैकेट ठीक की और शांत आवाज में कहा, बैंक्वेट काफी दिलचस्प है, लेकिन यंग मास्टर बाय की वाइन मैंने उसकी तरफ आखिरी बार देखा, मुझे पसंद नहीं आई। फिर मैं पलटा और पूरे हॉल की निगाहों के बीच वहां से बाहर निकल गया। लेकिन बेतुआन वहीं खड़ा रह गया। उसका चेहरा अब भी सफेद था, क्योंकि आज पहली बार उसे एहसास हुआ था कि जिस आदमी को वह बाहर से आया हुआ एक छोटा खिलाड़ी समझ रहा था, वह उसके फैमिली के सबसे छुपे हुए राज तक पहुंच चुका था। होटल पहुंचते ही मैंने अपना पहला आदेश दिया। मैंने लुरुआन की तरफ देखा। साउथ सिटी के अंडरग्राउंड कैसीनो में जाओ, वहां लोलू नाम का एक आदमी है, उसे ढूंढो और यहां लेकर आओ। लुरुआन ने तुरंत नोट करना शुरू किया, लेकिन तभी मैंने आखिरी बात कही, और सुनो, उसका कर्ज। मैं कुछ पल रुका, फिर मेरी आंखों में वही ठंडी चमक लौट आई। दोगुना कर देना। लू रुयन के हाथ कुछ पल के लिए रुक गए। उसे शायद समझ आ गया था, मैं लोलू को सिर्फ यहां बुलाना नहीं चाहता था। मैं किसी बहुत बड़े खेल की पहली चाल चल चुका था। लेकिन आखिर लोलू कौन था, और मैंने अचानक उसके कर्ज को दोगुना करने का आदेश क्यों दिया? इसका जवाब अगली चाल में छिपा था। और अगली सुबह जो होने वाला था, उसे बीयू की पूरी बिजनेस दुनिया हिलने वाली थी। करीब 1 घंटे बाद लाओ को मेरे कमरे में लाया गया। उसकी हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसके साथ क्या हुआ था। पूरे शरीर पर चोट के निशान थे, चेहरा सूझा हुआ था और कई जगह से बुरी तरह पिटा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, वह सीधे मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। बॉस फैन, प्लीज मुझे बचा लीजिए। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। बचवान मुझे मार डालेगा, वो मुझे जरूर मार डालेगा। मैंने शांत होकर उसकी तरफ देखा। वो तुम्हें नहीं मार पाएगा। फिर मैंने उसे एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिसे वह शायद मना ही नहीं कर सकता था। मुझे बाय फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन का असली अकाउंटिंग डेटा दे दो। इसके बदले मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगा और वहां तुम्हारी पूरी जिंदगी की सेफ्टी की गारंटी मेरी होगी। लाओ कुछ पल तक मुझे देखता रहा, लेकिन उसे सोचने में 3 सेकंड भी नहीं लगे। उसने तुरंत सिर हिला दिया, मैं तैयार हूं। और इस तरह मेरे हाथ बाय फैमिली के सबसे जरूरी कोर अकाउंटिंग डेटा लग गए। लेकिन मैंने उसे तुरंत पब्लिक नहीं किया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ डेटा नहीं था, मेरे पास सही समय का इंतजार करने की वजह भी थी। मैंने सीधे निंगबिंग को फोन लगाया। उसने फोन उठाते ही कहा, तुम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। हमारी चाल का जवाब देने से पहले ही बाय फैमिली तुम्हारे हाथों में फंस चुकी है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बॉस भाई, अपना कैपिटल तैयार रखो। कल मार्केट खुलते ही हम बाय फैमिली की कोर इंडस्ट्रीज को पूरा निगलने वाले हैं। फोन कट गया। मैं खिड़की के पास गया और बीयू की रात को देखने लगा। नीचे पूरी सिटी रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन मुझे पता था इस चमक के पीछे कल एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और फिर अगली सुबह मार्केट खुलने के सिर्फ आधे घंटे बाद बीयू स्टॉक एक्सचेंज में हड़कंप मच गया। बाय फैमिली की 3 लिस्टेड कंपनीज एक साथ बुरी तरह गिरने लगीं। उनके स्टॉक प्राइसेस लगातार नीचे जा रहे थे और देखते ही देखते तीनों कंपनीज बॉटम पर पहुंच गईं। स्टॉक एक्सचेंज में अफरा तफरी मच गई। जो बीयू के बड़े बड़े टाइकून्स अब तक तमाशा देख रहे थे, वे भी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ये क्या हो रहा है? कोई बाय फैमिली को इतनी बुरी तरह शॉर्ट कर रहा है। आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि बाय फैमिली से सीधा टकरा सके? लेकिन उस वक्त मैं स्टॉक एक्सचेंज के VIP रूम में बैठा था।
मेरे सामने कई कंप्यूटर्स लगे थे और मेरे बगल में निंग बिंग बैठी थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेजी से चल रही थीं कि लगातार ट्रेडिंग ऑर्डर्स स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, फेंटेक्सी, तुम्हारे दिए हुए डेटा ने सच में कमाल कर दिया। बाय फैमिली की कैपिटल चेन पूरी तरह टूट चुकी है। अब उनके पास पलटने का लगभग कोई रास्ता नहीं है। मैंने स्क्रीन से नजर हटाए बिना कहा, यह तो सिर्फ ब्याज है। फिर मैंने पिछली रात की बात याद की। कल बेतुआन ने कहा था कि मेरे पास बीयू में पैसा कमाने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब उसे दिखाना पड़ेगा कि उस अधिकार का मतलब क्या होता है। तभी वीआईपी रूम का दरवाजा जोर से खुला। बेतुआन अंदर घुस आया, लेकिन कल वाला घमंड उसके चेहरे से पूरी तरह गायब था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रातों रात उसकी पूरी दुनिया उलट गई हो। वह सीधे मेरी तरफ दौड़ा और मेरा कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे पास खड़े बॉडीगार्ड्स ने उससे पहले ही उसे पकड़ लिया। अगले ही पल बेतुआन जमीन पर दबा हुआ था। वह गुस्से और डर से चिल्लाया, फेंटेक्सी, तुम पागल हो गए हो। तुम खुद अपनी कब्र खोद रहे हो। बीयू के कैपिटलिस्ट्स तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा। यंग मास्टर बाय, आपसे एक गलती हो रही है। बीयू के कैपिटलिस्ट्स सिर्फ ताकतवर लोगों का साथ देते हैं। मैं थोड़ा रुका, फिर कहा, और इस वक्त उनके लिए बाय फैमिली में कोई वैल्यू बची ही नहीं है। बेतुआन का चेहरा उतर गया। मैंने बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया, इसे बाहर निकालो। बॉडीगार्ड्स उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। लूरू यान एक तरफ खड़ी यह सब देख रही थी। जिस बेतुआन ने कल पूरे हॉल के सामने अकड़ दिखाई थी, आज वही आदमी जमीन पर पड़े एक टूटे हुए इंसान की तरह बाहर घसीटा जा रहा था। उसके चेहरे पर एक पल के लिए भावुकता आई, लेकिन मैंने तुरंत कहा, सेंटिमेंटल मत बनो। फाइनेंस डिपार्टमेंट को सूचना दो। अब बाय फैमिली के कोर एसेट्स का टेक ओवर शुरू करो। मैं स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकल गया। बाहर की धूप आज कुछ ज्यादा ही चमकदार लग रही थी, शायद इसलिए क्योंकि आज पहली बार बीयू में मेरी जगह कोई और तय नहीं कर रहा था। अब मैं खुद अपनी जगह बना चुका था। बाय फैमिली के कोलैप्स के ठीक 7वें दिन डायनेस्टी कैपिटल की बीयू ब्रांच आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गई। ओपनिंग सेरेमोनी इतनी भव्य थी कि पूरे बीयू की नजरें उसी पर टिक गईं। और सबसे दिलचस्प बात, जो बीयू के टाइकॉन्स कभी मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज वही लोग मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े थे। एक के बाद एक मेरे साथ टोस्ट कर रहे थे। बॉस फैन सच में यंग प्रोडिजी हैं। आपका फ्यूचर बहुत बड़ा है। आगे बीयू में हमें भी आपका साथ चाहिए। मैंने हंसते हुए ग्लास उठाया। आसानी से कहिए, आइए साथ मिलकर पैसा कमाते हैं। मेरे पास लूरू यान एक एलिगेंट ब्लैक इवनिंग गाउन में मौजूद थी। वह बड़ी खूबसूरती से गेस्ट्स के बीच घूम रही थी और मेरे लिए छोटी बड़ी सोशल फॉर्मेलिटीज संभाल रही थी। तभी निंगबिंग मुस्कुराती हुई मेरे पास आई। बॉस फैन, कंग्रेचुलेशंस। अब बीयू में हर कोई जानता है कि फैंटेक्सी के पास मिडस टच है। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अगर बॉस बाय का कैपिटल सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं बाय फैमिली को इतनी जल्दी नहीं निगल पाता। निंगबिंग मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक ऐसा भाव जो पहले कभी नहीं था। उसने धीरे से कहा, अब हम सिर्फ पार्टनर्स नहीं हैं, हम एक शेयर्ड इंटरेस्ट कम्युनिटी हैं। मैंने नीचे चल रही भीड़ की तरफ देखा और अचानक मेरे दिमाग में अपनी रीबर्थ का पहला दिन घूम गया। वही दिन जब लू जेनो ने मेरे चेहरे पर 8 मिलियन युआन का चेक फेंककर मुझे अपमानित किया था। उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था और आज बीयू के सबसे बड़े लोग मेरे सामने खड़े होकर मेरे साथ बिजनेस करना चाहते थे। समय सच में सबसे बड़ा जवाब देता है। सेरेमनी खत्म होने के बाद मैं ब्रांच की सबसे ऊपरी मंजिल की बालकनी में अकेला खड़ा था। मेरे सामने पूरा बीयू सिटी स्काईलाइन फैला हुआ था। तभी लूरू यान की आवाज आई, बॉस फैन, कल सुबह जेंग चोंग वापस जाने की फ्लाइट बुक हो चुकी है। मैंने बस इतना कहा, गुड। फिर मैं मुड़ा और अपने डेस्क की तरफ चल दिया। डूबते सूरज की रोशनी मेरी पीठ पर पड़ रही थी। दूर जंगचांग रिवर लगातार बह रही थी, लेकिन मेरे लिए रुकने का वक्त नहीं था। बीयू से लौटने के बाद मैंने आराम तक नहीं किया। मैंने तुरंत डायनेस्टी कैपिटल की ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दिया। लूरू यान मेरे पीछे खड़ी थी। वह क्रॉस बॉर्डर M&A डील से जुड़ी फाइल्स को बेहद सावधानी से व्यवस्थित कर रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, बॉस फैन, नॉर्थ अमेरिकन टेक इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग बेचैन हो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों? उन्होंने जॉइंट लेटर भेजा है। वे हमारे फाउंडेशनल AI एल्गोरिदम को खरीदना चाहते हैं। फिर उसने बताया, जो प्राइस वे ऑफर कर रहे हैं वह बहुत बड़ा है। मैंने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, बाय आउट? वे बस इसलिए बेचैन हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अभी हमारी टेक्नोलॉजी नहीं खरीदी तो कुछ साल बाद वे पूरी तरह पीछे छूट जाएंगे। मैंने फाइल बंद कर दी। उन्हें साफ बता दो, डायनेस्टी टेक्नोलॉजी अपनी टेक्नोलॉजी बेचती नहीं है। लूरू यान कुछ पल चुप रही। फिर जैसे उसे अचानक कोई और बात याद आई, उसने धीरे से कहा, एक और बात है। मैंने उसकी तरफ देखा। वह बोली, मेरे डैड को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अपने होम टाउन वापस जाने से पहले वह कुछ पल रुकी। वो आपसे पर्सनली। उसकी आवाज अचानक धीमी हो गई और उसी पल मुझे एहसास हुआ, अगला सामना बिजनेस से नहीं बल्कि उस इंसान से होने वाला था जिसकी जिंदगी में मैं कभी सिर्फ एक मामूली इंसान था। लेकिन अब वह मुझसे क्या कहना चाहता था, यही बात अगले पल सब कुछ बदलने वाली थी।
मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है मिस लू। मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं, हमारे बीच सिर्फ बिजनेस है। लू रुयन कुछ बोल पाती उससे पहले मैंने आगे कहा, अपने डैड के लिए यान में एक अच्छा रिटायरमेंट होम खरीद दो, उसका खर्च मेरे पर्सनल अकाउंट से काट लेना। मेरी बात सुनते ही लू रुयन की चाल अचानक रुक गई। उसने सिर झुका लिया, उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी नजरें फाइल्स पर टिकाए रखते हुए कहा, अब काम पर वापस जाओ। आज दोपहर मेरी और निंगबिंग की एक बेहद जरूरी क्रॉस बॉर्डर कून ऑपरेशन मीटिंग है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लू रुयान ने गहरी सांस ली, फिर वह चुपचाप पलटी और तेजी से ऑफिस से बाहर चली गई। लेकिन उसके जाते हुए कदमों में जो दर्द था उसे मैं समझ रहा था, बस अब मैं उसे महसूस नहीं करना चाहता था। क्रॉस बॉर्डर कून ऑपरेशन डिनर खत्म होने के बाद मैं अकेला जोंग चोंग रिवर के किनारे टहलने निकल गया। रात की हवा काफी ठंडी थी, सड़क लगभग खाली थी, नदी के ऊपर शहर की रोशनियां कांपती हुई दिखाई दे रही थीं। तभी पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। लू रुयान मेरे पीछे दौड़ती हुई आई, उसके हाथ में एक विंड ब्रेकर था। उसने कुछ कहे बिना धीरे से वह जैकेट मेरे कंधों पर डाल दी। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में बहुत सारे दबे हुए भाव थे, ऐसे भाव जिन्हें वह शायद महीनों से अपने अंदर छिपाकर रखे हुए थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने आखिरकार पूछा, पेंटेक्सी, अगर उस वक्त तुमने वो चेक ले लिया होता, अगर आज भी तुम वही गरीब लड़के होते जिसके पास कुछ नहीं था। उसकी आवाज कांप रही थी। तो क्या? वह कुछ पल रुकी। क्या तुम आज भी थोड़ा सा ही सही मुझसे पहले जैसा प्यार करते? मैं रुक गया, धीरे धीरे पलटा। नदी किनारे की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह पहले से ज्यादा कमजोर और फीकी लग रही थी। मैंने उसे कुछ पल देखा, फिर शांत आवाज में कहा, इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज क्या है पता है? वह मेरी तरफ देखती रही। देर से जागा हुआ प्यार। उसकी आंखें कांप उठीं। मैंने आगे कहा, आज तुम्हें पछतावा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम मुझे उस जगह खड़ा देख रही हो जहां तुम्हारे पास कभी पहुंचने का सपना भी नहीं था। आज मेरे पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन अगर आज भी तुम उस फैंटेक्सी को देखती जो बारिश में भीगते हुए तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेकर आता था, जो खुद गरीब था फिर भी तुम्हारी हर जरूरत पूरी करने के लिए दिन रात भागता था। मैं कुछ पल रुका, तो शायद आज भी तुम्हें उससे प्यार नहीं सिर्फ घिन महसूस होती। मेरी बात सुनते ही उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं, आंसू उसकी आंखों में जमा होने लगे। वह टूटती हुई आवाज में बोली, मुझे पता है मैं गलत थी, मुझे सच में पछतावा है। पिछले 6 महीनों से मैंने तुम्हें कदम दर कदम ऊपर जाते देखा है और अब जाकर मुझे समझ आया, उसकी आवाज भर्रा गई, कि मैंने जो फेंक दिया था वही इस दुनिया का सबसे कीमती खजाना था। मैं चुप रहा। उसने मेरी तरफ देखा, शायद वह मेरे मुंह से एक आखिरी उम्मीद सुनना चाहती थी, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, बहुत देर हो चुकी है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर एक बार गलत दिशा में चल पड़ो तो वापस लौटने का रास्ता नहीं बचता। मैंने धीरे से उसे अपने से दूर किया। मेरे कंधों पर रखा विंड ब्रेकर नीचे जमीन पर गिर गया और मैं बिना पीछे देखे वहां से चल पड़ा। पीछे से उसकी सिसकियों की आवाज आने लगी। वह पास की बेंच पर बैठकर रोने लगी, लेकिन इस बार मेरे दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई, क्योंकि जिस रिश्ते को उसने खुद खत्म किया था मैं उसे दोबारा जिंदा करने नहीं वाला था। लेकिन अगले ही दिन एक ऐसा संकट सामने आया जिसकी मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। डायनेस्टी टेक्नोलॉजी के ग्लोबल प्रोडक्ट लॉन्च से ठीक एक रात पहले निंगबिंग अचानक अपनी पूरी लीगल टीम के साथ मेरे ऑफिस में आ गई। उसके हाथ में एक कैपिटल इंक्रीज अग्रीमेंट था। उसने अग्रीमेंट मेरे सामने रखते हुए कहा, फैंटेक्सी बाय फैमिली और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहती है। हम डायनेस्टी टेक्नोलॉजी में 40% स्टेक चाहते हैं। मैंने एग्रीमेंट उठाया, कुछ पेजेस पढ़े और फिर मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। बॉस भाई, क्या आप होस्ट को ही उसके घर से बाहर निकालना चाहती हैं? निंगबिंग मेरी डेस्क के सामने आकर दोनों हाथ टिकाकर खड़ी हो गई। ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, ये बाय फैमिली पैट्रियार्क का फैसला है। उसकी आवाज अब गंभीर थी। अगर तुमने मना किया तो कल से बाय फैमिली की सारी एआई लैब्स और साउथ में हमारी सप्लाई चेन पूरी तरह स्ट्राइक पर चली जाएगी। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन मैं घबराया नहीं। मैंने लैपटॉप खोला। बॉस भाई, क्या आपको सच में लगता है कि मैंने आपको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने की इजाजत दी और अपने लिए कोई बैकअप प्लान नहीं रखा? मैंने एक हिडन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर चार्ट खोला और लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया। निंगबिंग की नजर जैसे ही स्क्रीन पर पड़ी, उसका चेहरा धीरे धीरे सफेद पड़ गया। फिर उसका चेहरा पूरी तरह राख जैसा हो गया, क्योंकि स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा था वह उसकी कल्पना से भी बाहर था। डायनेस्टी टेक्नोलॉजी के पूरे एआई एल्गोरिदम्स की कोर कोड कीज अलग अलग सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड थीं। और वे सर्वर्स कहाँ थे? नांच के उस पुराने फैक्ट्री के नीचे जिसे मैंने कुछ समय पहले लू फैमिली से खरीदा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह जमीन पूरी तरह मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी थी। मतलब बाय फैमिली की लैब्स और सप्लाई चेन के पास सिर्फ इमारतें और मशीनें थीं, लेकिन असली टेक्नोलॉजी, असली सोल, वह सब मेरे हाथ में था। मैंने शांत आवाज में कहा, बॉस बाय, अगर बाय फैमिली अपना कैपिटल वापस लेना चाहती है तो ले जाए,
फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मेरे बिना बाय फैमिली की तथा कथित एआई लैब्स सिर्फ स्क्रैप मेटल का ढेर है। निंगबिंग स्क्रीन को देखती रही। उसकी आंखों में एक साथ कई भाव थे, मजबूरी, गुस्सा और सबसे ज्यादा हार मानने की अनिच्छा। काफी देर तक वह चुप रही, फिर अचानक वह जोर से हंस पड़ी। उसने अग्रीमेंट वापस उठाया, मेरी तरफ देखकर बोली, फैंटेक्सी, तुम सच में पागल आदमी हो। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है अब मेरे पास एक अच्छा पार्टनर बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब आपने समझदारी वाला फैसला लिया है। वह हाथ बढ़ाते हुए बोली, हैप्पी कोऑपरेशन बॉस। और फिर वह वहां से चली गई। उसके जाते ही मैंने लंबी सांस ली, फिर अपने माथे पर आए ठंडे पसीने की एक बूंद पोंछी। बाहर से मैं कितना भी शांत क्यों न दिखूं, लेकिन सच ये था, अगर निंगबिंग ने उस वक्त एक गलत कदम उठा दिया होता तो आने वाला ग्लोबल लॉन्च बहुत मुश्किल में पड़ सकता था। और आखिरकार वह दिन आ गया, डायनेस्टी टेक्नोलॉजी का ग्लोबल प्रोडक्ट लॉन्च। वेन्यू पूरी तरह भरा हुआ था। स्टेज की सारी लाइट्स एक ही जगह पर केंद्रित थीं। नीचे दुनिया भर से आए पॉलिटिकल एलीट्स, बिजनेस टाइकून्स, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्टर्स बैठे थे। हर किसी की नज़र सिर्फ एक चीज़ पर थी, डायनेस्टी टेक्नोलॉजी आखिर दुनिया को क्या दिखाने वाली है। स्टेज के किनारे लू रुयन खड़ी थी। उसने अपने हाथ कसकर बंद कर रखे थे। उसकी आंखों में नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी टाई ठीक की, सूट जैकेट को सीधा किया और पूरे हॉल में गूंजती तालियों के बीच धीरे धीरे पोडियम की तरफ बढ़ गया। मंच पर पहुंचकर मैंने सामने बैठे लोगों को देखा, फिर कहा, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम फ्यूचर को डिफाइन करने वाले हैं। मैंने हाथ में पकड़ा रिमोट दबाया और तभी मेरे पीछे लगी विशाल स्क्रीन पर एक डेमो वीडियो चल पड़ा। वह था डायनेस्टी टेक्नोलॉजी का फर्स्ट जनरेशन मल्टीपर्पस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। पहले कुछ सेकंड पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग स्क्रीन को देखते रह गए। फिर अचानक हॉल तालियों, चीखों और हैरानी की आवाज़ों से गूंज उठा। कैमरा फ्लैशेज लगातार चमकने लगीं। एक रिपोर्टर अपनी सीट से लगभग खड़ा हो गया। हे भगवान, ये टेक्नोलॉजी तो अपने समय से पूरे 20 साल आगे है। नीचे बैठे लोगों के बीच एक्साइटेड विस्पर्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। हर कोई एक दूसरे से पूछ रहा था, उन्होंने ये कैसे बनाया? ये टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया में थी ही नहीं। और मैं बस शांत खड़ा सब देख रहा था, क्योंकि मुझे पता था ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, ये डायनेस्टी टेक्नोलॉजी के असली एम्पायर की शुरुआत थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही लू रुयन भागती हुई मेरे पास आई। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बॉस फैन, हमने कर दिखाया। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर शांत आवाज में कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। लीगल डिपार्टमेंट को तुरंत आदेश दो, ग्लोबल एआई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बनाने का ड्राफ्ट तैयार करो। लू रुयन ने ध्यान से मेरी बात सुनी। मैंने आगे कहा, हमें दूसरों के बनाए रूल्स फॉलो नहीं करने हैं, हमें खुद गेम के रूल्स लिखने हैं। तभी निंगबिंग भी हमारे पास आ गई। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए गले लगा लिया और मेरे कान के पास धीमे से बोली, बाय फैमिली पूरी तरह तुम्हारी ताकत से प्रभावित हो चुकी है। अब से डायनेस्टी कैपिटल जहां भी जाएगा, बाय फैमिली उसके पीछे चलेगी। मैंने हॉल का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। बाहर आसमान में अनगिनत सितारे चमक रहे थे और चारों तरफ कैमरास की फ्लैश लगातार चमक रही थी। कई रिपोर्टर्स ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने सभी इंटरव्यूज मना कर दिए। मैं अकेला रूफटॉप पर चला गया। ऊपर हवा बहुत तेज थी, वह मेरे बालों को बुरी तरह उड़ा रही थी। मैंने पहली बार पूरी तरह समझा, रिबर्थ का असली मतलब बदला लेना नहीं था, उन लोगों को हराना नहीं था जिन्होंने मुझे कभी चोट पहुंचाई थी, बल्कि अपने जीवन की कमान खुद अपने हाथ में लेना था, ताकि आगे मेरी किस्मत का फैसला कोई और न कर सके। 1 साल बाद मैंने अपना सारा काम कुछ समय के लिए अलग रखा और यान वापस लौट आया। सब कुछ लगभग वैसा ही था जैसा मेरी यादों में था। बस एक फर्क था, लू फैमिली और फैंग फैमिली अब इस दुनिया में लगभग गायब हो चुके थे। मैंने ब्लैक विंड ब्रेकर पहना था, हाथ में सफ़ेद क्राइसेंथेमम फूलों का एक बुके था और अकेला शहर के बाहर बने सिमेट्री की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर मैं एक ऐसे नेमलेस टम्बस्टोन के सामने रुका जहां मेरी पिछली जिंदगी में मेरा शरीर दफनाया गया था। कुछ पल तक मैं उस कब्र को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हारी जिंदगी जी है, तुम्हारा बदला भी ले लिया, अब तुम चैन से आराम कर सकते हो। मैंने फूल टूम्बस्टोन के सामने रख दिए, फिर पलटा और तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी, लू रुआन। वह चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी। अब वह डायनेस्टी कैपिटल में काम नहीं करती थी, उसने रेजिगन कर दिया था और अब यूनियन के एक एलिमेंट्री स्कूल में टीचर के रूप में काम कर रही थी। उसने साधारण लिनन ड्रेस पहन रखी थी। हम दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बॉस फैन,
बहुत समय हो गया, मैंने भी शांत स्वर में जवाब दिया। बहुत समय हो गया टीचर लू। हम कुछ देर तक सामान्य दोस्तों की तरह बातें करते रहे। एक दूसरे की जिंदगी के बारे में पूछा। कोई पुराना प्यार नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई अधूरी उम्मीद नहीं, बस एक अजीब सी शांति, जैसे दोनों किसी बहुत लंबे और थका देने वाले सपने से जाग चुके हों। कुछ देर बाद हम दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े और इस बार किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी मेरा फोन बजा। निंगबिंग का कॉल था। उसकी आवाज़ में जबरदस्त एक्साइटमेंट थी। बिग बॉस फैन, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है। मैंने पूछा, क्या हुआ? वह हंसते हुए बोली, डायनेस्टी कैपिटल की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई है। मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे पता है। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने पूछा, अब अगला लक्ष्य क्या है? मैं सड़क पर आगे बढ़ता रहा। फिर मैंने कहा, ऐसी जगह जाना है जहां कोई नहीं जानता कि मैं कौन हूं, और वहां जाकर एक बहुत अच्छी नींद सोनी है। मैंने कॉल काट दिया, फिर फोन पूरी तरह बंद कर दिया, क्योंकि आखिरकार इतने लंबे सफर के बाद मुझे किसी एम्पायर की नहीं, सिर्फ थोड़ी सी शांति की जरूरत थी। वही 8 मिलियन युएन का चेक जिसे कभी लू फैमिली ने मेरी बेइज्जती करने के लिए मेरे चेहरे पर फेंका था। वक्त के साथ वह चेक पीला पड़ चुका था। मैंने उसे अपनी जेब से निकाला, कुछ पल तक उसे देखा और फिर धीरे धीरे अपने हाथों से उसके टुकड़े कर दिए। कागज के छोटे छोटे टुकड़े हवा में बिखर गए और आखिरकार समुद्र की लहरों में जाकर खो गए। प्यार को भी भूल जाओ, इज्जत के नाम पर सहा हुआ अपमान भी भूल जाओ, और वो दयनीय अतीत भी, सब कुछ वहीं खत्म हो गया, क्योंकि इस जिंदगी में मैं शानदार तरीके से जीने वाला था। मैं सड़क किनारे खड़ी स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ा, इंजन स्टार्ट किया और कुछ ही सेकंड में मेरी कार सड़क के आखिरी मोड़ के पीछे गायब हो गई। लेकिन फैंटेक्सी की लेजेंड अभी खत्म नहीं हुई थी। समुद्र किनारे कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन मेरा दिमाग बार बार एक ही चेहरे पर जाकर रुक रहा था। बिंग बिंग। जंगचोंग लौटने के तीसरे दिन डायनेस्टी टेक्नोलॉजी की विक्ट्री बैंक्वेट रखी गई। वेन्यू था युंडिंग स्काई पैलेस। हॉल में देश विदेश के बड़े बड़े बिजनेसमैन और टेक टाइकुन्स मौजूद थे। मेरी नज़र अचानक हॉल के एक कोने पर जाकर ठहर गई। वहां निंगाबिंग आराम से खड़ी थी और कुछ फॉरेन टेक टाइकुन्स से फर्राटेदार इंग्लिश में बात कर रही थी। लेकिन आज वह अपने रोज के ब्लैक सूट में नहीं थी। उसने लंबी बरगंडी ड्रेस पहन रखी थी और उस ड्रेस में उसकी पर्सनैलिटी पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। शायद उसे मेरी नज़र महसूस हो गई। उसने अचानक सिर उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखने लगी। फिर दूर से ही अपना वाइन ग्लास उठाकर मेरी तरफ टोस्ट किया। मैंने भी हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन पार्टी अभी आधी ही हुई थी और मेरा मन इस सोशलाइजिंग से पूरी तरह ऊब चुका था। इसलिए मैंने एक बहाना बनाया और हॉल से बाहर निकलकर बालकनी में आ गया। मैंने सोचा था वहां कुछ देर शांति मिलेगी, लेकिन तभी पीछे से हाई हील्स की साफ आवाज सुनाई दी, टक टक टक। मैं बिना मुड़े ही समझ गया कि वह कौन थी। निंगबिंग हंसते हुए बोली, बिग बॉस फैन, आप भी कमाल करते हैं। $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप हासिल कर ली और आपके चेहरे पर जरा भी एक्साइटमेंट नहीं है। मैंने शांत होकर कहा, आखिर ये सिर्फ कुछ नंबर्स हैं। वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई, फिर हल्के से वाइन की चुस्की लेते हुए बोली, इस बार बाय फैमिली ने आपके पीछे चलकर बहुत पैसा कमाया है ना? उसकी आंखों में अचानक गंभीरता उतर आई। सच कहूं फैंटेक्सी, मैंने जिंदगी में कभी किसी की इतनी तारीफ नहीं की, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसे देखकर मुझे सच में एडमिरेशन महसूस होती है। मैं चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। वह आगे बोली, सिर्फ 8 मिलियन युआन और यानकिंग से शुरुआत करके $1 ट्रिलियन का बिजनेस एम्पायर खड़ा करना, वो भी 1 साल से भी कम समय में। उसने मेरी तरफ देखा। इस तरह की कैपेबिलिटी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि शायद वह अकेली ऐसी इंसान थी जो मेरी एम्बिशन को समझती थी, मेरे तरीके जानती थी, मेरी कोल्ड पर्सनैलिटी से डरती नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, वह मेरे बराबर खड़ी हो सकती थी। कुछ पल बाद उसने मेरी तरफ देखा। क्या सोच रहे हो? मैं जैसे अपने ख्यालों से बाहर आया, फिर सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में झेंग चोंग की रात की रोशनियां दिखाई दे रही थीं, और उन्हीं रोशनियों के बीच मेरा अपना चेहरा भी। मैंने कहा, सोच रहा था, इस जिंदगी में अपने बराबर का राइवल ढूंढना आसान नहीं है। निंगबिंग की भौहें हल्की ऊपर उठीं। ओह, तो क्या CEO फैन हार मान रहे हैं? मैं हल्का सा मुस्कुराया। हार नहीं मान रहा, बस मुझे लगता है। मैं कुछ पल रुका। पूरी जिंदगी एक दूसरे के राइवल बने रहने से बेहतर है हम पूरी जिंदगी एक दूसरे के कॉमरेड बन जाएं। ये शब्द मेरे मुंह से निकलते ही मैं खुद कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैंने ये बात इतनी साफ तरीके से क्यों कह दी। लेकिन जब मैंने निंगबिंग की आंखों में देखा तो समझ गया।
ये सिर्फ एक अचानक निकली हुई बात नहीं थी, ये मेरे दिल की सबसे सच्ची इच्छा थी। निंगबिंग मुझे देखती रही। उसकी आंखों में मौजूद हैरानी धीरे धीरे कम हुई और उसकी जगह कई जटिल भावनाएं उतर आईं। काफी देर तक वह कुछ नहीं बोली। फिर अचानक उसने अपने हाथ मेरी गर्दन के चारों तरफ रख दिए, धीरे से मेरे करीब आई और फुसफुसाई, फेंटेक्सी, ये बात तुमने खुद कही है, अब बाद में पछताना मत। 8 हमने अपने रिलेशनशिप की कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन उसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की। डायनेस्टी कैपिटल के ऑफिसेज में हम पहले की तरह पार्टनर्स थे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हुए। लेकिन जब हम अकेले होते तो हम एक दूसरे की सबसे बड़ी कमजोरी भी थे और सबसे मजबूत सहारा भी। 6 महीने बाद डायनेस्टी कैपिटल ने एक ऐसी घोषणा की जिसने पूरी दुनिया को फिर हिला दिया। कंपनी ने एरोस्पेस सेक्टर में कदम रखने का फैसला किया और इसके साथ डायनेस्टी कैपिटल कमर्शियल एरोस्पेस इंडस्ट्री में प्रवेश करने वाली पहली डोमेस्टिक प्राइवेट एंटरप्राइज बन गई। खबर सामने आते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद मैंने बिंग बिंग का हाथ पकड़ा और हम दोनों मीडिया कैमरों के सामने शांत खड़े हो गए। मैंने कहा, डायनेस्टी कैपिटल का फ्यूचर आसमान से भी आगे है। हमारा लक्ष्य सितारों का वो विशाल समुद्र है जहां अभी किसी की पहुंच नहीं हुई। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे फ्यूचर में वह भी शामिल है। बिंग बिंग मेरे कंधे से टिक गई। उसके चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत मुस्कान थी। फिर उसने कैमरास की तरफ देखते हुए कहा, फेंटेक्सी और मैं सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स नहीं हैं, हम एक दूसरे के लवर्स भी हैं। अब से हम हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे और डायनेस्टी कैपिटल का नाम पूरे यूनिवर्स में गूंजाएंगे। उस पल कैमरास की फ्लैश लगातार चमकने लगीं और दुनिया ने पहली बार इस पावर कपल को एक साथ देखा। इसके बाद के सालों में मैं और बिंग बिंग लगातार साथ साथ आगे बढ़ते रहे। डायनेस्टी कैपिटल ने एरोस्पेस सेक्टर में कदम बढ़ाया और अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया। एआई के क्षेत्र में डायनेस्टी टेक्नोलॉजी ने ऐसी सिस्टम्स तैयार की जो हजारों घरों तक पहुंचने लगीं। न्यू एनर्जी सेक्टर में हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज विकसित की जिन्होंने चाइना की न्यू एनर्जी इंडस्ट्री को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचा दिया। डायनेस्टी कैपिटल का नाम सिर्फ चाइना में नहीं, पूरी दुनिया में गूंजने लगा और मैं और बिंग बिंग बिजनेस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा एडमायर्ड पावर कपल्स में शामिल हो गए। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, आपकी जिंदगी की सबसे लकी चीज क्या रही? हर बार मेरा दिमाग उसी दिन पर जाकर रुक जाता है जिस दिन मेरी रीबर्थ हुई थी, जिस दिन लुजेंगुओ ने 8 मिलियन युआन का चेक मेरे चेहरे पर फेंका था। उस वक्त मुझे लगा था कि वो मेरी जिंदगी का सबसे अपमानजनक दिन है, लेकिन असल में वही मेरी दूसरी जिंदगी की शुरुआत थी। और मुझे जेंग चोंग की वो रात भी याद है जब पहली बार मेरी मुलाकात निंगबिंग से हुई थी। उसका मेरी जिंदगी में आना मेरी पूरी दुनिया में एक नया रंग लेकर आया। अब मुझे लगता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत सिर्फ दोबारा जन्म लेना नहीं थी, बल्कि दूसरी जिंदगी में लोगों की असलियत देख पाना, बेहद बड़ी दौलत कमाना, अपना एम्पायर खड़ा करना और सबसे बढ़कर ऐसा इंसान मिलना जो मेरे साथ खड़ा होकर उस अनंत सितारों के समुद्र की तरफ देख सके। कभी कभी आज भी मुझे यान का अतीत याद आता है और लू रुआन भी, लेकिन अब मेरे दिल में उसके लिए कोई अधूरापन नहीं बचा था। एक बार यानचन के एक एलिमेंट्री स्कूल के पास से गुजरते हुए मैंने उसे दूर से देखा। वह एक साधारण लिनेन ड्रेस पहने बच्चों को पढ़ना सिखा रही थी। चेहरे पर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बस एक शांत मुस्कान थी। मैं कुछ पल दूर खड़ा उसे देखता रहा, फिर बिना उससे मिले वापस मुड़ गया। मैंने बिंग बिंग का हाथ थामा और आगे बढ़ गया, क्योंकि आज के मेरे पास एक ऐसी साथी थी जो मेरे साथ चल रही थी। मेरे पीछे एक $multi-billion एम्पायर खड़ा था और मेरे सामने एक चमकता हुआ फ्यूचर। कार फिर कोस्टल हाईवे पर दौड़ रही थी। बिंग बिंग ने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया था। उसकी सांसें बिल्कुल शांत थीं। वह आराम से सो रही थी। खिड़की थोड़ी खुली थी। समुद्र की हवा अंदर आ रही थी जिसमें हल्की सी नमक की खुशबू थी। सड़क बहुत लंबी थी और मेरी आने वाली यात्रा भी। डायनेस्टी कैपिटल अब एक $1 ट्रिलियन जायंट बन चुका था, लेकिन मैं सबसे बेहतर जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। फर्क सिर्फ इतना था, पहले मैं अकेला सब कुछ संभाल रहा था, हर फैसला, हर लड़ाई, हर जोखिम, सब कुछ अकेले। लेकिन अब वह मेरे साथ थी। मैंने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, वही लड़की जो कभी मेरी राइवल थी और अब मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी इंसान बन चुकी थी। वह 8 मिलियन युआन का चेक जिसने कभी मेरी जिंदगी बदल दी थी, अब बहुत पहले ही टुकड़ों में बिखर चुका था। समुद्र की लहरें उसे अपने साथ ले जा चुकी थीं। उसका एक भी टुकड़ा बाकी नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे मेरा पुराना अतीत जो छोड़ना जरूरी था, मैं उसे बहुत पहले छोड़ चुका था। दूसरी जिंदगी में मैंने दौलत कमाई, अपना एम्पायर बनाया, अपना बदला पूरा किया और आखिरकार
सही इंसान भी पा लिया। अब आगे की जिंदगी में बस एक ही काम था, उसका हाथ पकड़कर साथ साथ आगे बढ़ते रहना। सूरज की रोशनी धीरे धीरे गर्म होने लगी। बिंग बिंग ने मेरे कंधे पर हल्की करवट बदली और नींद में कुछ बुदबुदाई। मैंने झुककर उसके माथे को प्यार से छुआ, फिर स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ा। मेरी नजरें दूर होराइजन पर टिक गईं। सड़क हमारे सामने फैली हुई थी और उस सड़क का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब मुझे पता था मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ बिंग बिंग है, मेरे पीछे डायनेस्टी कैपिटल का एम्पायर है और मेरे सामने पूरा आसमान है। फैंटेक्सी की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसकी असली यात्रा अब शुरू हुई थी।